Hello everybody, how are all? I hope all of you will be fine and happy. And now let's proceed to the topic. Today I will discuss the important question answers of the English book BEGE 142. तो जैसा कि आप लोग मेरे कन्वर्जेशन से समझ गए होंगे कि आज हम लोग इंग्लिश बुक BEGE 142 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। डिस्कशन पर जाने से पूर्व मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो इग्नू टिप्स असाइनमेंट जो आप लोग देख रहे हैं जिसको ये डील करती है इग्नू सॉल्व्ड असाइनमेंट में, इग्नू के हैंड रिटन असाइनमेंट में, इग्नू के सॉल्व्ड गैस पेपर में, इग्नू के गाइड बुक्स हेल्प बुक्स में, इग्नू के प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस रिपोर्ट्स में। ठीक है, तो ये जो है ना इग्नू टिप्स असाइनमेंट इन सारी चीज़ों में डील करती है। इनडायरेक्टली अगर मैं ये कहूँ कि मैं इन सब चीज़ों में डील करता हूँ तो ये भी गलत नहीं होगा। आप लोग चाहें तो इग्नू टिप्स असाइनमेंट से इग्नू के सॉल्व असाइनमेंट ले सकते हैं। ये एक रेफरेंस होगा, ठीक है, इसको आप एक रेफरेंस मान के चलिए। ये सारी चीज़ें आपके लिए एक रेफरेंस के तौर पर वर्क करेंगी। इग्नू के हैंड रिटन असाइनमेंट ले सकते हैं, इग्नू के सॉल्व गैस पेपर्स ले सकते हैं, ठीक है, इग्नू की गाइड बुक्स ले सकते हैं, इग्नू की हेल्प बुक्स ले सकते हैं, इग्नू के प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस रिपोर्ट CTC आप ले सकते हैं। और आप लेंगे कैसे? तो यहाँ पर है टू गेट योर इग्नू स्टफ्स विजिट www.ignutipsassignment.com। तो आप इग्नू के वेबसाइट इग्नू टिप्स असाइनमेंट के वेबसाइट पर जा करके आप जो है इग्नू के सॉल्व असाइनमेंट परचेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके परचेज कर सकते हैं, मेल करके भी आप परचेज कर सकते हैं। तो इतना आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या डिस्कस करना है। आगे क्या डिस्कस करना है तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सॉरी, ये वाला मैंने, हाँ ठीक है, नेक्स्ट पेज अब ओपन हो चुका है। BEGE 142 अंडरस्टैंडिंग ड्रामा। तो अभी मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि यही आज के डिस्कशन का टॉपिक है हम लोगों का। ये जो है ना BEGE 142, ये है आप लोगों को इंग्लिश की बुक, ठीक है, और ये कोड है सब्जेक्ट का, और ये है सब्जेक्ट का टाइटल अंडरस्टैंडिंग ड्रामा। हम लोग आज इसी को डिस्कस करेंगे। और ये जो बुक है ना, ये BAG में चलता है, BAG के 3rd ईयर में है ये बुक, ठीक है। और BA इंग्लिश ऑनर्स, BAEGH के इंग्लिश ऑनर्स के 3rd ईयर में भी ये बुक कॉमन है, दोनों के लिए ये बुक सेम है। तो दोनों ही स्टूडेंट, BAG 3rd ईयर के और BAEGH 3rd ईयर के स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं। क्लियर हो गया? आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या डिस्कस हम लोगों को करना है। तो ये है दोस्तों आप लोगों के सामने जो है ना ये ब्लॉक्स लिखे गए हैं, और हमें अभी सबसे पहले ये जानना होगा कि क्या क्या ब्लॉक्स हैं इस बुक में, और इसमें कितने चैप्टर्स हैं, और क्या क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले ब्लॉक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं जरा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ, ये हो गया फिट टू स्क्रीन। अब देखिए ये है BEGE 142। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है ना कुल 4 ब्लॉक्स है, टोटल 4 ब्लॉक्स है, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4। ब्लॉक 1 जो है ड्रामा एंड इंट्रोडक्शन, इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉक मान के चलिए, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके इसी ब्लॉक से बनने वाले हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स है। और आई थिंक इस ब्लॉक में 4 चैप्टर्स हैं, वो मैं भी आप लोगों को आगे बताऊंगा, ठीक है। और ये ब्लॉक 2 है, ये आर्थर मिलर ऑल माय सन्स, ये एक ड्रामा है, ठीक है, ट्रेजेडी ड्रामा है ये। तो ये भी हम लोगों को डिस्कस करना है। ब्लॉक 3 में मोहन राकेश का हाफवे हाउस, और इसी को शायद आधा अधूरा भी, हाँ हिंदी में आधा अधूरा बोलते हैं। ये एक्चुअली एक हिंदी ड्रामा था, बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया है। और ये ब्लॉक 2 में है नगुगी वा थियांगो द ट्रायल ऑफ देदानी की माथी, यह एक अमेरिकन ड्रामा है शायद, हाँ शायद, कंफर्म नहीं हूँ मैं, अभी मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है शायद ये अमेरिकन ड्रामा ही है। कंफर्म नहीं हूँ, अगर गलती होती है तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो इसकी आएगी उसमें मैं एकदम कंफर्म होकर बता दूंगा आप लोगों को। अभी थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो टोटल 4 ब्लॉक्स है ना, इसमें मैं केवल एक ब्लॉक आज डिस्कस कराऊंगा, केवल 1 ब्लॉक। इसलिए मैं केवल 1 ब्लॉक को ले रहा हूँ कि क्योंकि इसको डिस्कस कराते कराते मेरे ख्याल से 2 घंटा चला जाएगा। कितना? 2 आवर्स मेरा चला जाएगा, एकदम 2 आवर्स चले जाएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स है, तो इस वजह से केवल और केवल एक ब्लॉक की मैं आज वीडियो बनाऊंगा। बाकी के जो 3 ब्लॉक्स हैं मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो सेशन में तीनों ब्लॉक्स एक साथ कवर करवा दूँ। अगर नहीं कवर करवा पाऊंगा तो मैं क्या करूंगा कि एक वीडियो सेशन और ला दूंगा, जिसमें कि आप लोग पूरे ब्लॉग्स, मतलब जो बचे हुए ब्लॉग्स होंगे वो आप लोग देख पाएंगे। मतलब टोटल 2 या 3 वीडियो में आपका जितना भी ब्लॉग है वो कवर करवा दिया जाएगा। और एक बात दोस्तों, ये जो अभी आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है, ये तो अभी इग्नू का पेज मैंने उठाकर डाल दिया है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को स्क्रीन पर अब दिखेगा नेक्स्ट पेज में,
नेक्स्ट पेज में तो ब्लॉक 1 का वो दिखेगा कि क्या क्या चैप्टर्स हैं। इसके बाद जो आप लोगों को दिखेगा, मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। ये हाँ, ये जो आप लोगों को दिख रहा है, ये एक तरह से देखिए दोस्तों गैस पेपर है, जिसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पेपर भी कह सकते हैं, सॉल्व पेपर भी कह सकते हैं, नोट्स भी कह सकते हैं, जो आपकी इच्छा है वो आप कह सकते हैं। तो ये जो है ना अपने तरह का एक पहला ई बुक होगा जो कि इग्नू टिप्स असाइनमेंट की ओर से पब्लिश किया जाएगा, या कह लें कि पब्लिश किया जा रहा है या किया जाने वाला है, अभी इस पे काम चल रहा है। आई होप कि 7 तारीख तक ये जो आप लोगों के लिए गैस पेपर है इसको ई बुक फॉर्मेट में अमेजन पे अपलोड कर दिया जाएगा, और अमेजन पे अपलोड होने के साथ ये पेपर बैक फॉर्मेट में भी आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा। और साथ ही अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो आप इसको परचेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, लेकिन याद रखिएगा ये एक रीडेबल फॉर्मेट होगा, ठीक है। आप इसको पढ़ तो सकते हैं, लेकिन आप इसको मतलब गलत तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे। बाकी आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। अब सीधे चलते हैं डिस्कशन पे। देखिए दोस्तों, मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि आज मैं डिस्कस करूंगा ब्लॉक 1। तो ब्लॉक 1 में जो है ना टोटल 4 चैप्टर्स हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था। और वो 4 चैप्टर्स कुछ इस तरह से हैं: ड्रामा एंड थिएटर, एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रामा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रामा, डेवलपमेंट इन द 20th सेंचुरी ड्रामा। तो ये 4 चैप्टर्स हैं और इसी 4 चैप्टर्स को आज हमें पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हमें डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट पेज पर लिए चलता हूं मैं आप लोगों को। नेक्स्ट पेज भैया ओपन हो जा। तो ये हो चुका है ओपन। ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना क्वेश्चन नंबर 1, ये आप लोगों का ब्लॉक 1 का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय ड्रामा, ड्रामा से आप क्या समझते हैं, ठीक है। डिस्कस अबाउट इट्स हिस्ट्री, origin एंड ग्रोथ, व्हाट इज ड्रामा इन लिटरेचर, ट्रेस द origin एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा एंड थिएटर, व्हाट इज मीन्ड बाय ड्रामा इन लिटरेचर, एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ड्रामा। तो क्वेश्चन है कि ड्रामा से आप क्या समझते हैं, इसकी हिस्ट्री बताइए। ये जो ड्रामा अभी आप देख रहे हैं इसका इतिहास क्या है, या फिर आप ये बताइए कि इसका ओरिजिन कहाँ है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इसका ग्रोथ कैसे हुआ, ये कैसे ओरिजिन से चलते चलते हम तक पहुंचा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है आपके इग्नू के एग्जाम में। तो मैंने जो अलग अलग एस्पेक्ट हो सकते हैं क्वेश्चन के, वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। एक ही क्वेश्चन है, 3 तरीके से लिख रखा है, और 3 तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको आंसर सेम ही करना है, जो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं इसको बढ़ाता हूँ, आंसर के पास ले चलता हूँ। हाँ, तो अब मैं आ चुका हूँ आंसर के पास। तो देखिए दोस्तों, एक्चुअली ऐसा है कि ये जो ड्रामा है ना, ये ड्रामा और थिएटर इज अ मोड ऑफ फिक्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू डायलॉग्स एंड performance. It is one of the literary genres which is an imitation of some action. Drama is also a type of play written for theater, टेलीविजन, रेडियो एंड फिल्म। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम डिफरेंस जानते हैं ड्रामा और थिएटर के बीच में। दरअसल अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा डीपली स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें एकदम स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस है। ड्रामा जो होता है वो होता है रिटन फॉर्म में। क्या होता है? रिटन फॉर्म में। ड्रामा जो होता है वो होता है रिटन फॉर्म में, और थिएटर जो होता है वो होता है विजुअल फॉर्म में। विजुअल, इसको आप विजुअल फॉर्म कह लीजिए, इसको या लाइव फॉर्म कह लीजिए, ठीक है, या फिर ऑडियो वीडियो विजुअल फॉर्म कह लीजिए। ऑडियो वीडियो विजुअल फॉर्म आप इसे कह सकते हैं। अब क्यों कह सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि जो ड्रामा होता है वो लिखा जाता है। अब जब इसी ड्रामा, लिखे हुए ड्रामा को आपके सामने प्रदर्शित कर दिया जाता है, चाहे ऑन स्क्रीन ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में, चाहे एकदम सामने प्रस्तुत कर दिया जाए, ठीक है, या फिर सिर्फ मुक विजुअल, मतलब जिसमें सिर्फ स्क्रीन पे दिखे, आवाज ना आए, तो इस तरह के किसी भी फॉर्म में अगर रिटन फॉर्म को प्रदर्शित कर दिया जाए तो वही थिएटर होगा। मतलब मेरा कहना यह है कि ड्रामा जो होता है वो अगर रिटन फॉर्म में रहे, कागजी रहे, तो उसे हम ड्रामा बोलेंगे। अगर इसी रिटन फॉर्म को हम स्क्रीन पे दिखा देते हैं या लाइव दिखा देते हैं सामने सामने, या फिर विजुअल सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे दिखा देते हैं, आवाज ना आए, तो ऐसी स्थिति में हम ड्रामा को थिएटर बोलेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा, आप लोग समझ गए होंगे ड्रामा और थिएटर के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। और एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, कभी आपने सोचा है कि ऑपरेशन के साथ थिएटर क्यों लगाया जाता है? क्यों लगाया जाता है, आपने कभी सोचा? तो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल क्या है कि ये ऑपरेशन जो ये शल्य क्रिया है काफी पुरानी क्रिया है, ठीक है।
उस समय में क्या होता था, अभी तो आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा दिया जाता है कि ऑपरेशन कैसे किया जाता है। जो स्टूडेंट होते हैं, मान लेते हैं किसी ने कोई नीट कर रहा है, एमबीबीएस कर रहा है या एमडी कर रहा है, कुछ भी कोई भी डिग्री ले रहा हो मेडिकल से संबंधित, तो उसमें क्या होता है ना कि ऑपरेशन अगर उसको दिखाना होता है तो वो स्क्रीन पे दिखा दिया जाता है बच्चे को, ठीक है। कोई भी अप्रेंटिसशिप कोई ट्रेनिंग होता है तो उसको दिखा दिया जाता है। लेकिन जो पुराने समय में क्या था कि कोई नई टेक्नोलॉजीज नहीं थी, ठीक है, नए नए नवाचार इनोवेशंस नहीं थे। तो उन टेक्नोलॉजीज की कमी की वजह से क्या होता था कि ऑपरेशन करते टाइम, जैसे कि यहाँ एक ऑपरेशन हो रहा है तो इसके चारों ओर क्या होता था कि एक तरह से वो बना दिया जाता था देखने के लिए, ऑडियंस हॉल बना दिया जाता था जिसमें कुर्सी लगी होती थी, सीट्स लगे हुए होते थे, ठीक है। और सारे अप्रेंटिसशिप जो कि ये मेडिकल की डिग्री ले रहे होते थे उनको एक साइड से एक तरीके से एक सीक्वेंस में बैठा दिया जाता था, ऑपरेशन उनके सामने किया जाता था, तो वो देखते थे, ठीक है, वो देखते थे। तो वो जो देखते थे इसी वजह से ऑपरेशन को कहा जाने लगा ऑपरेशन थिएटर। अब इसको एक ड्रामा और थिएटर के फॉर्म में समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि बच्चे लोग पढ़ रहे हैं ऑपरेशन के बारे में, जितना भी स्टूडेंट होता है ना, ठीक है, सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं ऑपरेशन के बारे में, उसको बुक में पढ़ते हैं, ठीक है, बुक में पढ़ते हैं, बुक में पढ़ते होंगे तो इसको आप मान लीजिए बुक फॉर्मेट में रहा तो ये एक ड्रामा हो गया। ऑपरेशन के एग्जांपल में समझिए इसको, ठीक है, कॉमेडी जस्ट टाइप, इसको एक कॉमेडी कह लीजिए आप। तो ऑपरेशन के टाइप में क्या था, जब वो बच्चे को अप्रेंटिसशिप को जो अप्रेंटिसशिप करते थे, जो ट्रेनिंग होते थे, जब वो बुक में पढ़ते थे तो वो जो बुक पढ़ते थे ना ऑपरेशन की, तो उन्हें हम एक तरह से ड्रामा समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब वही अप्रेंटिसशिप करने वाले, वही जो ट्रेनिंग होते थे, जब उनको इन हॉल में बैठा दिया जाता था और लाइव ऑपरेशन दिखाया जाता था कि कैसे ऑपरेशन होता है, तब यह जो सीन यहाँ फिल्माया जाता था, यह जो सीन यहाँ दिखाया जाता था इन स्टूडेंट्स को, इन अप्रेंटिसशिप करने वालों को, तो यह फॉर्मेट थिएटर का होता था। इसे थिएटर हम कह सकते हैं। तो आई होप इसको आप एकदम क्लियर समझ गए होंगे, एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। अब सीधे चलते हैं टॉपिक पर। तो ड्रामा जो है ना, यह एक फिक्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। फिक्शन का क्या मतलब होता है? फिक्शन का मतलब होता है कल्पना, ठीक है। फिक्शन को आप कल्पना कह सकते हैं, काल्पनिक। फिक्शनल रिप्रेजेंटेशन को हम कह सकते हैं काल्पनिक, क्या, काल्पनिक प्रदर्शन, ठीक है। तो ये काल्पनिक प्रदर्शन हम ड्रामा या थिएटर को कह सकते हैं थ्रू डायलॉग्स। डायलॉग्स को आप समझ सकते हैं, डायलॉग देना, भाषण देना, ठीक है, एक तरह से भाषण देना कह सकते हैं इसको आप। एंड परफॉर्मेंसेस जो कि लाइव हो, ठीक है। परफॉर्मेंसेस का मतलब हम कह सकते हैं कि प्रदर्शन करना, ठीक है। तो ड्रामा क्या होता है कि एक तरह का काल्पनिक प्रदर्शन होता है जिसमें कि क्या होता है, डायलॉग्स होते हैं और परफॉर्मेंस होता है। डायलॉग मतलब भाषण होते हैं, लंबे लंबे सेंटेंस होते हैं, और प्रदर्शन जिन्हें हम देख सकते हैं। इट इज वन ऑफ द लिटरेरी जीनर, ठीक है, इट इज वन ऑफ द लिटरेरी जीनर्स which is an intimation of some actions. ड्रामा इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्ले रिटन फॉर थिएटर, टेलीविजन, रेडियो और फिल्म। तो यह एक तरह का लिटरेरी जीनर होता है, हम ये कह सकते हैं साहित्यिक शैली होती है। ड्रामा एक तरह की साहित्यिक शैली होती है जिसमें क्या होता है कि कुछ एक्शंस को एक जगह मिला दिया जाता है और उसके बाद एक ड्रामा क्रिएट कर दिया जाता है। ड्रामा को हम एक तरह से प्ले भी बोल सकते हैं। और ये लिखा जाता है किसके लिए? थिएटर के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ड्रामा जो है वो पहले के ज़माने में रिटन फॉर्मेट में रहे तो ड्रामा उसको दिखाया जाता था जहाँ पर लाइव में, तो उसे हम थिएटर बोलते थे। लेकिन चूंकि यह पहले ज़माने की बात है, अब क्या है कि इसमें हम टेलीविज़न, रेडियो और फिल्म को भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि यह अभी नई टेक्नोलॉजीज हैं। तो इसमें जो अभी हम टीवी में जो मूवी देखते हैं ना, वह भी एक तरह से ड्रामा ही है, हम उसे इवॉल्व्ड फॉर्म ऑफ ड्रामा कह सकते हैं। तो ड्रामा एक तरह का प्ले है, लिखा जाता है किस चीज़ के लिए? तो थिएटर में प्रदर्शन के लिए, टेलीविज़न में प्रदर्शन के लिए, या फिर रेडियो में सुनने के लिए, या फिर फिल्म में दिखाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम ड्रामा के लिए कह सकते हैं, यही सब हम ड्रामा के अंदर रख सकते हैं। अगर हम सिंपल वर्ड में बात करें, ड्रामा जो है एक कंपोजिशन होता है इन वर्स। वर्स का मतलब आप समझ लीजिए कविता, ठीक है। ड्रामा को कविता, और प्रोज, प्रोज का मतलब हो गया आपको कहानी या गद्य, ठीक है। तो ड्रामा क्या होता है? मिक्सचर होता है कहानी का, कविता का, गद्यों का, प्रेजेंटिंग अ स्टोरी इन पेंटोमाइम और डायलॉग। तो ड्रामा एक तरह का कंपोजिशन होता है, मिक्सचर होता है कहानी का, कविता का, गद्य पद्य इत्यादि का। और इसको जो प्रेजेंट किया जाता है, या फिर यह जो ड्रामा है एक प्रेजेंट करता है एक स्टोरी को, या तो पेंटोमाइम मूकाभिनय के तौर पर, या फिर डायलॉग मतलब जो मुंह से निकाला जा सके, उस फॉर्मेट में ड्रामा को रिप्रेजेंट
किया जा सकता है। पेंटोमाइम का मतलब होता है दोस्तों मूकाभिनय, आप चाहें तो लिख सकते हैं। पेंटोमाइम का मतलब होता है पेंटोमाइम सॉरी मूकाभिनय। मूकाभिनय का मतलब होता है गूंगा अभिनय। मतलब इसमें ऐसा होता है कि आवाज मुख से कुछ नहीं निकलता लेकिन प्रदर्शन किया जाता है। आपने शायद चार्ली चैपलिन की मूवी देखी होगी, ठीक है। चार्ली चैपलिन एक समय में काफी फेमस थे। यह एक मूकाभिनय मतलब जो ये ना साइलेंट एक्टिंग करते थे, ठीक है। तो वह भी ड्रामा ही हुआ एक तरह से। आपने देखा भी होगा, जोकर के टाइप के होते थे। अभी तो मैं स्क्रीन पर दिखा नहीं सकता हूँ लेकिन मैं दिखा देता। तो मूकाभिनय का मतलब हो गया कि जो कि जिसमें कि आवाज मुंह से नहीं निकले लेकिन एक्टिंग हो, ठीक है, सामने में आपको कुछ दिखे। तो ड्रामा क्या है, कंपोजिशन है, कविता कहानी वर्स का प्रोज का, और इसको प्रेजेंट किया जाता है एक स्टोरी के तौर पर इन पेंटोमाइम मूकाभिनय के फॉर्मेट में, जिसमें आवाज नहीं होता, या फिर डायलॉग के तौर पर जिसमें आवाज भी हमें देखने को मिलता है। इट कंटेन्स कन्फ्लिक्ट्स ऑफ कैरेक्टर पार्टिकुलरली द वंस हु परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस on the stage. The person who writes drama for a stage direction is known as a dramatist or a playwright. ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाला है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नोटिस करने वाली बात यह है कि जो पर्सन होते हैं ना जो कि ड्रामा लिखते हैं, ठीक है, या फिर स्टेज को डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं ड्रामेटिस्ट। ड्रामेटिस्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद प्ले राइट भी हम उसे कह सकते हैं, ठीक है। ड्रामेटिस्ट को हिंदी में आप कह सकते हैं नाटककार, और ड्रामा को हम हिंदी में कह सकते हैं नाटक, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो ड्रामा होता है इसमें कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं, ऑडियंस दर्शक के सामने परफॉर्म करते हैं, दर्शक के सामने प्रदर्शन करते हैं। क्या क्या, तो ड्रामा का प्रदर्शन करते हैं। ड्रामा में क्या होती है, स्टोरी होती है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ड्रामा में जो है ना एक कैरेक्टर होता है, ठीक है, या एक ही नहीं अनेक कैरेक्टर्स होते हैं जो कि दर्शक के सामने एक स्टोरी परफॉर्म करते हैं, दर्शक के सामने एक कहानी परफॉर्म करके दिखाते हैं लाइव फॉर्मेट में। तो इसे हम ड्रामा कहते हैं। और जो ड्रामा लिखता है उसे हम ड्रामेटिस्ट, नाटककार अथवा प्ले राइट के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो टर्म ड्रामा है ये आया कहाँ से। तो ये जो टर्म ड्रामा है यह ग्रीक वर्ड से आया, जिसका ग्रीक वर्ड जो है वो ये है डेड और एक्ट। डेड का मतलब होता है एक्शन। एक्शन का मतलब हो गया, आप कह सकते हैं कि कुछ करना, ठीक है, करना या फिर कार्य करना भी आप कह सकते हैं। तो सॉरी ये क्या ओपन हो गया, ठीक, ये मिस्टेक से हो गया, कार्य करना। तो आप समझ लीजिए कि ड्रामा जो है यह ग्रीक वर्ड से आया है, और ग्रीक वर्ड है डेड, एक्शन, एक्ट, ठीक है। और ये जो है इसे हम एक तरह से ड्रामा को हम ऐसे भी कह सकते हैं, आई डू खुद कीजिए, या मैं कर रहा हूं, या टू डू के फॉर्मेट में भी हम ड्रामा को बता सकते हैं। मतलब ड्रामा अगर पूछे कि कहाँ से आया तो ग्रीक वर्ड से आया है। और ये जो ग्रीक वर्ड ड्रामा है इसका मीनिंग होता है डेड या एक्शन हम कह सकते हैं, ठीक है, एक्शन या कार्य करना, या हम एक्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एक्ट भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। और यह जो है ना डिराइव्ड हुआ, ये जो ड्रामा डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड आई डू या टू डू से डिराइव्ड हुआ है, ठीक है। अब इन इंग्लिश, in many other European languages, the word play or game was the standard term for dramas until William शेक्सपियर्स टाइम। तो ऐसा है दोस्तों, देखिए कि ये जो इंग्लिश में जो ये ड्रामा का यूज़ किया जाता है, ठीक है, या फिर जो यूरोपियन लैंग्वेजेज है उसमें जो ड्रामा का यूज़ किया जाता है तो वो अभी किया जाता है। लेकिन इससे पहले जब शेक्सपियर भी नहीं आए थे, आपको पता होगा कि जो ड्रामा है ना इसके दो बड़े मतलब इस सेक्टर में दो बड़े फेमस नाम हुए। एक शेक्सपियर का हुआ है, ठीक है, एक हुआ है शेक्सपियर का, और एक हुआ है इब्सन का। तो ये दो बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट हुए, और ये जो शेक्सपियर थे ये हुए थे आपको मिडिल एज में, ये मिडिल एज ड्रामाटिस्ट थे, ठीक है। तो ये जो मिडिल एज ड्रामाटिस्ट थे, मतलब इसका मतलब है कि यह बात हो रही है 13 से लेकर के आप समझ लीजिए 17वीं 18वीं शताब्दी तक की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये जो 13वीं और 17वीं 13वीं से 18वीं शताब्दी से पहले के काल में ड्रामा को ड्रामा के नाम से नहीं जाना जाता था। उस समय ड्रामा को या तो प्ले कहते थे, ठीक है, या फिर गेम के नाम से इस ड्रामा को जाना जाता था। लेकिन जब शेक्सपियर आए तब इसको थोड़ा सा चेंज किया गया। अभी मैं आपको नीचे करके दिखाता हूं कि क्या चेंजेस इसमें किए गए, ठीक है।
अब देखिए, तो जब शेक्सपियर आए, शेक्सपियर का समय आया, जस्ट एज इट्स क्रिएटर वाज अ प्ले मेकर रेदर देन अ ड्रामाटिस्ट एंड द बिल्डिंग वाज अ प्ले हाउस रेदर देन अ थिएटर। तो अब ऐसा सुनिए कि जब शेक्सपियर आए, शेक्सपियर से पहले ड्रामा को क्या कहा जाता था? प्ले और गेम, ठीक है। और उसके बाद जब शेक्सपियर आए, तो शेक्सपियर से पहले, ठीक है, शेक्सपियर से पहले जो ड्रामाटिस्ट होते थे, जो ड्रामा लिखते थे, उन्हें ड्रामाटिस्ट या प्ले राइट नहीं कहा जाता था। जब जब मतलब सॉरी, जो ड्रामाटिस्ट या प्ले राइट नहीं कहा जाता था, बल्कि इन्हें कहा जाता था क्रिएटर या फिर प्ले मेकर। तो देखिए, शेक्सपियर के पहले, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी इसको मैं यहाँ से इरेज करता हूँ, ठीक है, एक ब्लैक स्क्रीन पे लिख देता हूँ, बिफोर शेक्सपियर, ऐसे क्लियर होगा। बिफोर शेक्सपियर, शेक्सपियर के आने से पूर्व, ठीक है, ड्रामा को क्या कहते थे? प्ले या गेम, ठीक है। और शेक्सपियर के आने के पूर्व ही जो ड्रामाटिस्ट होते थे, उन्हें कहा जाता था क्रिएटर या फिर प्ले मेकर। नॉट अ ड्रामा और ड्रामाटिस्ट वर्ड वेयर इंट्रोड्यूस्ड बिफोर द एरा ऑफ शेक्सपियर। तो अब आप समझ गए होंगे, तो शेक्सपियर के आने से पूर्व ड्रामा को प्ले या गेम और ड्रामाटिस्ट को कहा जाता था आपको क्या? तो क्रिएटर या फिर प्ले मेकर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और एक चीज और मैं बताना भूल गया, सॉरी, मैं फिर से एक बार ब्लैक स्क्रीन ले लेता हूं। बिफोर शेक्सपियर एक चीज और था, शेक्सपियर के आने से पूर्व जो थिएटर होता था, जहां पर इन ड्रामा का प्रदर्शन होता था, उसे कहा जाता था प्ले हाउस या गेम हाउस। आया समझ में? आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसा है ना कि ड्रामा जो है ना, समय के साथ ड्रामा जो वर्ड था या ड्रामा में जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें थी, वो समय के साथ बदलती गई। ड्रामा हैज अंडरगोन सिग्निफिकेंट चेंजेस विद passage of time, stage types also changed and have thus required different forms of acting. Drama period wise can be classified into broad categories as follows. तो देखिए दोस्तों, ऐसा है कि ये जो ड्रामा है ना, समय के साथ परिवर्तित होता गया और इसके अलग अलग स्टेज हमें देखने को मिले, ठीक है। और अगर हम इसको क्लासिफाई करें, तो हम इसको, ये जो ड्रामा है जो कि डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस के साथ हमारे सामने आए, अगर हम इन चेंजेस को क्लासिफाई करें, अगर हम इनके डिफरेंट स्टेजेस को क्लासिफाई करें, तो हम कुछ इस तरह से इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। ड्रामा का सबसे पहला जो अगर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो वो देखते हैं हम क्लासिक थिएटर। इसका मतलब है कि ड्रामा का जो सबसे अर्लीस्ट फॉर्म था, ये जो क्लासिक थिएटर था, जिसे हम ग्रीक एंड रोमन क्लासिसिज्म कहते हैं, 1200 से 300 बीसी का पीरियड था, मतलब बिफोर क्राइस्ट का पीरियड, मतलब ईसा मसीह के पूर्व का जो पीरियड था, हम उस समय की बात कर रहे हैं। यह जो था ना, अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ड्रामा था, जिसे हम क्लासिक थिएटर के नाम से जानते थे, या फिर इसे हम क्लासिक थिएटर स्टेज भी कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि अगला क्लासिफिकेशन कौन सा था ड्रामा का। तो दूसरा जो स्टेज था, या फिर दूसरे, अगर हम दूसरे डिफरेंट फॉर्म की बात करें ड्रामा की, तो वो होती है नेटिव ड्रामा। तो नेटिव ड्रामा तो जो था ना, वो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ड्रामा के बाद आया, ठीक है। ये था 1066 से 1500, ठीक है। और ये था, आई होप ये होगा आपको बिफोर डेट, हाँ बीडी में चला गया ये, ठीक है। और इसे ही हम डार्क एज ड्रामा कहते हैं। बीडी का मतलब हो गया, सॉरी ये बीडी नहीं होगा, एडी होगा, ठीक है। बीसी के बाद एडी, ये होगा एडी, तो ये एडी में आ गया। एडी मतलब आफ्टर डेथ, जब ईसा मसीह की डेथ हो जाती है तब की बात है ये, ठीक है। तो जो दूसरा स्टेज आया ड्रामा का, वो आया नेटिव ड्रामा का। ये थे 1066 से 1500 एडी, जिसे हम डार्क एज ड्रामा, मिडिल एज ड्रामा या फिर डार्क एज स्टेज के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद का जो स्टेज या इसके बाद का जो क्लासिफिकेशन हुआ ड्रामा का, वो हुआ रेनेसा ड्रामा, पुनर्जागरण ड्रामा का। और ये था 1500 से 1660 एडी, आफ्टर डेथ। इसे हम एप्रॉन स्टेज या फिर रेनेसा स्टेज के नाम से भी जानते हैं। और इसमें दो
इसको है ना दो तरह से सब क्लासिफाइड किया गया, इसको दो तरह की सब कैटेगरी में बांटा गया। रेनेसा ड्रामा में दो पीरियड्स आए, एक आया एलिजाबेथन ड्रामा का पीरियड जिसमें शेक्सपियर और इसको उसके जो सक्सेसर हुए वो काफी अच्छे ड्रामा लिखते थे, और दूसरा आया जैकोबियन एरा। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। और जो उसके बाद का जो क्लासिफिकेशन ड्रामा का हमें देखने को मिला वो मिला ड्रामा इन 17th एंड 18th सेंचुरी। इसे हम न्यू क्लासिकल पीरियड कह सकते हैं। ठीक है, या फिर हम इसे रीस्टोरेशन ड्रामा के नाम से भी जान सकते हैं, या हम इसे रीस्टोरेशन ड्रामा भी कह सकते हैं। और ये भी हुआ एडी के पीरियड में। और उसके बाद जो ड्रामा का क्लासिफिकेशन हुआ और ऑलमोस्ट सबसे लास्ट क्लासिफिकेशन जो हुआ ड्रामा का वो हुआ 20th सेंचुरी ड्रामा। यहाँ 20th लिखना था, मिस्टेक से छूट गया है। और ये था, इसे हम कह सकते हैं प्रिसेनियम या पिक्चर फ्रेम स्टेज। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग इसको है ना डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है, एक एक करके अब हम इसको स्टडी करेंगे। अब आगे चलते हैं। सबसे पहला है हमारा 1 नंबर वाला, जिसे हम क्लासिक थिएटर कह सकते हैं, या फिर क्लासिक ग्रीक एंड रोमन ड्रामा कह सकते हैं, या फिर हम ग्रीक एंड रोमन क्लासिसिज्म भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ग्रीक ड्रामा की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो ग्रीक ड्रामा जो है ना, ये ड्रामा जो आप कह सकते हैं इसको सबसे अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ड्रामा कह सकते हैं। यहीं से ड्रामा की स्टार्टिंग होती है। हालांकि इसका कोई भी बेस्ट रेफरेंस या इसका कोई भी एक सटीक इतिहास आज तक हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिला, लेकिन ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि ड्रामा की शुरुआत ग्रीक से हुई थी। ग्रीक या ग्रीस कह सकते हैं। ठीक है, ग्रीस एक कंट्री था उस समय में। ठीक है, तो इसी जगह से ड्रामा की स्टार्टिंग हुई थी, इसीलिए इस यहाँ पर जो ड्रामा होता था उसे ग्रीक ड्रामा कहा गया, और इसी ड्रामा को द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ड्रामा कहा गया। तो ड्रामा ओरिजिनेट्स इन क्लासिकल ग्रीस, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ड्रामा की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, तो क्लासिकल ग्रीस से हुई। एंशिएंट ग्रीक थिएटर वाज अ थिएट्रिकल कल्चर that flourished in ancient Greece from 1700 BC. The city-state of Athens, which became a significant cultural, political, and religious place during this period, was its center where the theatre was institutionalized as part of a festival called the Dionysia, which honored the god Dionysius. ठीक है, Dionysus। तो ऐसा है कि ये जो एंशिएंट ग्रीक थिएटर था, जो कि सबसे स्टार्टिंग फॉर्म था, अगर यहाँ पर हम एंशिएंट ग्रीक थिएटर बोले या फिर एंशिएंट ग्रीक ड्रामा बोले तो ऑलमोस्ट दोनों ही सही है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि ड्रामा को हम रिटन फॉर्म में रखते हैं और थिएटर को हम तब बोलते हैं जब ड्रामा को हमारे सामने प्रदर्शित कर दिया जाए। तो इसका मतलब है कि ड्रामा और थिएटर ऑलमोस्ट सेम है, तो इसमें कोई क्लासिफिकेशन या फिर डिफ्रेंसिएशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो एंशिएंट जो ग्रीक ड्रामा या एंशिएंट जो ग्रीक थिएटर था वह एक तरह का कल्चर था। ठीक है, और यह जो कल्चर है, ये जो ड्रामा वाला जो कल्चर है, यह जो है ना एंशिएंट ग्रीस में फ्लोरिश्ड हुआ। फ्लोरिश्ड होने का मतलब है कि एक तरह से इसका भरण पोषण हुआ और इसकी स्टार्टिंग हुई, और ये हुई 700 BC, 700 BC के आसपास, 700 बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 700 वर्ष पूर्व जो है ना यहाँ पर ड्रामा वाले कल्चर की शुरुआत हुई और यहाँ पर इसका भरण पोषण हुआ। तो जो यह जो ग्रीस था, ठीक है, यह जो ग्रीस जो सिटी थी या जिसको आप ग्रीस कंट्री बोल सकते हैं, इसकी राजधानी थी एथेंस। ठीक है, तो एथेंस में क्या था कि यहाँ पर चूंकि यह एक राजधानी थी, तो यहाँ पर क्या होगा कि अलग अलग तरह के लोग रहेंगे और यह एक तरह से प्रशासनिक केंद्र भी होगा। तो उस समय में क्या था कि यह जो एथेंस जो यह एक कल्चरल, पॉलिटिकल और रिलीजियस क्या था, प्लेस था। मतलब यहाँ पर आपको समाजवादी लोग मिल जाते, धार्मिक लोग मिल जाते, और भी कल्चरल, एक तरह से कल्चरल लोग भी यहाँ आपको मिल जाते, पॉलिटिकल लोग भी मिल जाते, राजनीति वाले लोग भी आपको यहाँ मिल जाते, सबको यहाँ मिल जाते। तो यह एक सेंटर बना। ठीक है, और इसी सेंटर पर, मतलब ये जो एथेंस है यह एक सेंटर बना, यह एक सेंटर था, सेंटर बना, जो आप समझ लीजिए यह एक सेंटर था किसका, कल्चरल, पॉलिटिकल और रिलीजियस प्लेसेस ऑफ ह्यूमन। समझ में आया या नहीं आया? तो इस पीरियड में क्या हुआ कि इस कल्चरल, पॉलिटिकल और रिलीजियस प्लेस पर क्या हुआ कि एक तरह से थिएटर को है ना इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किया गया, मतलब थिएटर को गढ़ा गया। और यह जो थिएटर है उस समय में एथेंस के अंदर, ठीक है, एथेंस के अंदर उस समय क्या होता था कि फेस्टिवल में प्रदर्शित किया जाता था।
और यह जो फेस्टिवल था इसे डायोनीसिया कहा जाता था, और यह जो फेस्टिवल था मनाया जाता था गॉड डायोनीसियस के सम्मान में। तो अगर हम सीधे सीधे कहें तो हम ये कह सकते हैं कि यह जो ग्रीक ड्रामा या ग्रीक थिएटर या फिर द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ड्रामा जो था, इसकी शुरुआत हुई थी एथेंस में। और एथेंस में यह ड्रामा क्यों किया जाता था, तो हम कह सकते हैं कि यह जो है ना गॉड डायोनीसियस, यह जो भगवान थे इनके सम्मान में यह थिएटर या यह ड्रामा किया जाता था। ठीक है, और यह जो ड्रामा होता था गॉड डायोनिसियस के सम्मान में, उस फेस्टिवल को हम लोग डायोनीसिया कहते हैं। ठीक है, और इसी डायोनीसिया फेस्टिवल में क्या होता था, तो थिएटर या ड्रामा परफॉर्म किया जाता था। ठीक है, और बाद में क्या हुआ कि इसी गॉड डायोनिसियस के सम्मान में जब ये ड्रामा परफॉर्म किए जाते थे, तो धीरे धीरे उसमें क्लासिफिकेशन वहां देखने को मतलब मिला। उस समय मतलब 3 क्लासिफिकेशन, 3 तरह से इस ड्रामा को बांट दिया गया था उस समय में। एक था ट्रेजेडी लेट 500 बीसी, फिर कॉमेडी आया 490 बीसी में, और सटायर प्ले आया। तो ट्रेजेडी हो गया त्रासदी, ठीक है, कॉमेडी हो गई हंसी मजाक वाली ड्रामा, ठीक है, हंसी मजाक वाला ड्रामा, और उसके बाद आया सटायर प्ले, व्यंग्यात्मक ड्रामा। तो इस तरह के ड्रामा जो है एक तरह से यह 3 ड्रामेटिक जीनर्स या इस तरह के ड्रामा उस समय पे खेले जाते थे, दिखाए जाते थे। ठीक है, या 3 शैली जो है हम कह सकते हैं कि 3 शैली ग्रीक ड्रामा की उस समय थी, या फिर द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ड्रामा की उस समय थी। फिर क्या हुआ कि एथेंस में जो यह फेस्टिवल होता था गॉड डायोनिसियस का, तो इस फेस्टिवल को बाद में धीरे धीरे अलग अलग कॉलोनीज में दिखाया जाने लगा, अलग अलग कॉलोनीज में मनाया जाने लगा। सॉरी, यह जो फेस्टिवल होता था ना, तो यह बाद में क्या हुआ कि अलग अलग कॉलोनीज में मनाया जाने लगा। तो इससे क्या हुआ कि अलग अलग कॉलोनीज में यह थिएटर जो है लगने लगा, अलग अलग कॉलोनीज में यह ड्रामा दिखने लगा। तो इससे धीरे धीरे यह ड्रामा या अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ड्रामा इधर उधर फैल गया। बाद में आगे क्या हुआ वो हम देखेंगे। मॉडर्न वेस्टर्न ड्रामा थिएटर कम्स इन लार्ज मेजर फ्रॉम द थिएटर ऑफ एंशिएंट ग्रीक। तो अभी का जो ड्रामा है इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह जो है ना एंशिएंट ग्रीक्स के थिएटर से ही आया है, फ्रॉम विच इट बोरोज टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, क्लासिफिकेशन इनटू जीनर्स एंड मेनी ऑफ इट्स थीम्स, स्टॉक कैरेक्टर्स एंड प्लॉट एलिमेंट्स। तो हम ये कह सकते हैं कि मॉडर्न वेस्टर्न ड्रामा जो है वह कहाँ से आया है, तो वह एंशिएंट फॉर्म ऑफ ग्रीस से आया है, या फिर एंशिएंट थिएटर ऑफ ग्रीस से आया है, जहाँ से मॉडर्न फॉर्म ऑफ ड्रामा ने क्या उठाई, तो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को उठाया, फिर जीनर्स को क्लासिफाइड करने की टेक्निक उठाई, फिर उसके बाद अलग अलग थीम्स को उठाया, अलग अलग कैरेक्टर्स को उठाया, और अलग अलग प्लॉटिंग एलिमेंट्स को उठाया। तो हम ये कह सकते हैं कि अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ड्रामा से ही वेस्टर्न थिएटर आया, और वेस्टर्न थिएटर ने क्या किया, तो जो पुराना ड्रामा था, जो पुरानी टेक्निक्स थी, उसको उठा लिया और उसके बाद उसको हमारे सामने पेश कर दिया। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रोमन ड्रामा की बात कर लेते हैं। तो ये जो रोमन ड्रामा है यह आया ग्रीक ड्रामा के बाद। जब ग्रीक साम्राज्य ऑलमोस्ट खत्म हो गया तब स्थापना हुई रोमन साम्राज्य की। तो रोमन थिएटर जो है ना, यह कभी भी मतलब हम ये कह सकते हैं, यह जो रोमन ड्रामा था इन्होंने कभी भी ग्रीक के हाइट को नहीं छुआ। मतलब मेरा कहना यह है कि ग्रीक लोगों की एक विशेष दिलचस्पी थी ड्रामा करने में, क्योंकि वो जो ड्रामा करते थे वो करते थे लॉर्ड डायोनिसियस के सम्मान में। वो जो भगवान थे उनके सम्मान में वो लोग क्या करते थे, ड्रामा करते थे। लेकिन रोम में जो था ऐसा तो कुछ था नहीं, कोई भगवान तो थे नहीं, तो वो लोग जो थे ना ड्रामा के प्रति इतने आकर्षित नहीं थे। इस वजह से रोम में जो थिएटर हमें देखने को मिलता है इतिहास में, उसमें हम ये देखते हैं कि रोम का जो ड्रामा या थिएटर था ना, वो कभी भी ग्रीस की ड्रामा की ऊंचाइयों को नहीं छू सका। ग्रीस की ड्रामा की जो ऊंचाइयां थी उनकी ऊंचाइयों को वो नहीं छू सका। तो ऐसा था कि रोम में जो ड्रामा होता था उसमें क्या होता था कि जो ड्रामा होते थे ना उसमें कुछ लिटिल इंटरेस्ट जो है ना वो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा इंटरेस्ट जो है ना वो होता नहीं था। जो ऑडियंस होते थे ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि ज़्यादा उनमें कोई अट्रैक्शन नहीं होता था ड्रामा के प्रति। तो रोमन देमसेल्फ हैड लिटिल इंटरेस्ट इन सीरियस ड्रामेटिक इंडियवियर्स। तो जो रोमन्स थे, जो रोम के लोग थे, उनका कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, एकदम लिटिल इंटरेस्ट था, छोटा सा इंटरेस्ट था ड्रामेटिक प्रयास में। ड्रामा को गढ़ने में उनका थोड़ा मोड़ा इंटरेस्ट था, ठीक है। और वो जो थे ना, एक तरह से यहाँ पर लिखा गया है कि वो एक तरह से सेंसलिज्म को ज़्यादा नहीं ध्यान देते थे, सनसनीखेज
मिस्टेक हो गया मुझे बोलने में, तो वो लोग है ना ये भगवान वाले फॉर्मेट में ड्रामा को उतना भाव नहीं देते थे, बल्कि वो सनसनीखेज या फिर तमाशा के फॉर्मेट में ड्रामा को थोड़ा बहुत मतलब इंटरेस्ट से देखते थे, वरना उनका उतना भी इंटरेस्ट नहीं होता था। बाद में क्या हुआ कि द अर्लीस्ट रोमन ड्रामेटिक अटेम्प्ट्स वेयर सिंपली ट्रांसलेशन फ्रॉम द ग्रीक। तो ऐसा है कि जो स्टार्टिंग में रोमन ड्रामा स्टार्ट हुआ था, मतलब रोम में जो ड्रामा स्टार्ट हुआ था, तो वो जो ड्रामेटिक अटेम्प्ट्स हो रहे थे वो सिंपली कहाँ क्या होते थे, तो ट्रांसलेशन होते थे ग्रीक ड्रामाज के। तो ग्रीस के शासन काल में या फिर ग्रीस कंट्री में जो ड्रामा होता था, ग्रीस के शासन काल, मैंने गलत बोल दिया, तो ग्रीस में जो ड्रामा होता था उसी का ट्रांसलेशन, उसी की कॉपी जो है ये रोम वाले करने लगे थे। ठीक है, तो ये उतना ऊंचाइयों को छू नहीं सका। बाद में एक लिखा गया है, एक बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट मान सकते हैं इसको हम रोम के, वो थे जिनेसियस नेवियस। ठीक है, और ये थे 270 से 199 बीसी के बीच में, या फिर इनके सक्सेसर या इनके बाद आने वाले कुछ ड्रामेटिस्ट ने थोड़े बहुत मतलब ट्रेजेडीज लिखे। ठीक है, लेकिन फिर भी दैट नेवर ट्रांसकेंडेड द लेवल ऑफ वायलेंट मेलोड्रामा। तब भी ये मतलब ऐसा है कि बाद में जो अर्लीस्ट रोमन ड्रामेटिक कॉन्सेप्ट जो था, जो कि बिल्कुल ही ग्रीक कॉन्सेप्ट पर आधारित था, वो एकदम एक तरह से फेल्योर हो रहा था। तो बाद में क्या हुआ कि गैनिसियस नेवियस नाम से जो है ना, या फिर इनके जो सक्सेसर थे, इनके आगे आने वाले जो कुछ ड्रामेटिस्ट थे, इन्होंने कुछ ट्रेजिडीज लिखी। ठीक है, कुछ चेंजेस के साथ, ग्रीक जो ट्रेजिडीज थी या ग्रीक जो ड्रामाज थे उसमें कुछ चेंजेस के साथ इन्होंने ड्रामाज लिखी। ठीक है, लेकिन फिर भी इनके जो ड्रामाज थे वो कभी भी एक तरह से ग्रीक जैसी ऊंचाइयों को नहीं छू सके। इवन द 9 ट्रेजिडीज ऑफ द फिलोसफर एंड स्टेटमेंट सिनेका आर ग्लूमी एंड ल्यूरिड, एम्फेसाइजिंग द सेंसेशनल। एक सेकंड आगे देखना पड़ेगा क्या है आगे, तभी मैं बता पाऊंगा। एस्पेक्ट ऑफ ग्रीक मीथ दे आर नोटेड प्राइमरीली फॉर देयर इन्फेंटेड रियोथ्री। तो ऐसा है कि जो 9 ट्रेजिडीज या ड्रामा लिखे गए, फिर जो कि एक लिखा गया किसके द्वारा, तो सिनेका नाम से एक फिलोसफर या एक स्टेट्समैन थे। उन्होंने एक 9 ट्रेजिडीज करके ड्रामा लिखी। ठीक है, 9 ड्रामाज लिखे। ठीक है, तो वो भी एक तरह से ग्रीक मिथ पर, जो ग्रीक लोगों का जो मिथ थे, ग्रीक लोगों की जो मिथ्या थी, उन पर ही आधारित थी। तो इस ड्रामा ने भी कोई बहुत ज़्यादा मतलब लोगों के दिल पर कोई राज नहीं किया, और यह ड्रामा भी एकदम ऑलमोस्ट खत्म हो गया। ठीक है, अब आगे क्या है देख लेते हैं। आगे की लाइन पढ़ता हूं मैं। Although Roman tragedy produced little of worth, a better judgment may be passed on the comedies of Plautus and Terence. Plautus incorporated native Roman elements into the plots and themes of the Menander, producing plays characterized by farce, intrigue, romance, and sentiment. Terence was a more polished stylist who wrote for and about the upper class and dispensed with the element of farce। तो ऐसा देखिए दोस्तों, वो जो रोमन ट्रेजिडी थी उस समय में, जो रोमन ड्रामाज लिखे जा रहे थे, त्रासदी वाले ड्रामा, जो दुर्घटनापूर्ण ड्रामा जो लिखे जा रहे थे, तो वो धीरे धीरे थोड़ा बहुत लिटिल ऑफ वर्थ, मतलब थोड़ा बहुत धन अर्जन का स्रोत रोमन लोगों के लिए बन गए। मतलब रोमन लोग जो ड्रामा लिख रहे थे, अब उनसे वो थोड़ा थोड़ा धन अर्जन करने लगे थे। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि प्लोटोस और ट्रेंस ने भी कुछ ट्रेजिडीज लिखी, रोमन ट्रेजिडीज लिखी। तो प्लोटोस और ट्रेंस ने क्या किया, ग्रीक एलिमेंट से हट करके, जो पुराना फॉर्म था ड्रामा का उससे हट करके इन दोनों ने कुछ अपने अपने एलिमेंट्स ऐड किए। ठीक है, कुछ डिफरेंट टाइप के प्लॉट्स तैयार किए, और मिनांडर करके एक आपको ड्रामाटिस्ट थे, उनके लिखे गए ड्रामा में चेंजेस इसने किए। मतलब मेरा कहना यह है कि ये जो प्लोटोस जो थे, प्लोटुस कह सकते हैं या प्लूटुस कह सकते हैं, जो आप कह लें, तो इन्होंने क्या किया, ग्रीक मेथोडोलॉजी को छोड़ा, इन्होंने अपने एलिमेंट, रोमन एलिमेंट इसमें लगाए, और मिनांडर नाम के जो ड्रामाटिस्ट हुए उनके लिखे गए ड्रामाज के अंदर चेंजेस किए। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने कुछ नए प्लेज प्रोड्यूस किए। ठीक है, और बाद में इन्होंने जो प्लेज प्रोड्यूस किए, इन्होंने जो ड्रामाज लिखे, उसको हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं फार्स के तौर पर। फार्स का मतलब होता है आई थिंक प्रहसन। ठीक है, प्रहसन के तौर पर कैरेक्टराइज कर सकते हैं, इंटरव्यू के तौर पर, या फिर रोमांस और सेंटिमेंट के तौर पर हम इसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं। जो टेरांस थे, ठीक है, जो प्लूटोस की बात तो मैंने कर ली, प्लूटोस ने क्या क्या चेंजेस किए, तो टेरांस थे, इनको मोर पॉलिश्ड स्टाइलिस्ट कहा जा सकता है। इन्होंने बाद में, ठीक है,
इन्होंने लिखना स्टार्ट किया, और इन्होंने जो लिखा तो इन्होंने लिखा अपर क्लासेस के लोगों के लिए। उस समय में जो अपर क्लासेस, जो उच्च वर्ग के लोग थे, उनके लिए इन्होंने लिखा, ठीक है। और डिस्पेंसेड विद द एलिमेंट ऑफ फार्स, तो प्रहसन के शैली को ऐड करके इन्होंने कुछ नए तरह के ड्रामाज उस समय में, या कह लें कि उस समय में कुछ नए रोमन ड्रामाज इन्होंने प्रोड्यूस किए। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। द रोमन प्रेफरेंस, the Roman preference for spectacle and the Christian suppression of drama led to a virtual cessation of dramatic production during the decline of Roman Empire। यहाँ पर एक वर्ड है किसेशन, ठीक है, किसेशन कह सकते हैं आप इसको। तो किसेशन का मतलब हम कह सकते हैं समापन। क्या कह सकते हैं? समापन। तो ऐसा है कि जो रोमन लोग थे ना, वो ज्यादा किस पर फोकस करते थे? तो वो ज्यादा तमाशों पर फोकस करते थे, ठीक है। तमाशा, तमाशा कह सकते हैं, या फिर जो एक तरह से मान लीजिए कि भगवान से थोड़ा हट के हो, ठीक है, गॉड वाली चीजें ना हो। तो जो रोमन लोग थे ना, वो तमाशा या ऐसे चीजों को पसंद करते थे जो गॉड से रिलेटेड नहीं हो। तो मुद्दा अब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। कि ऐसा था कि ऐसे स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को बता दिया कि रोमन लोग जो है ना, वो ग्रीक मिथ से कभी ऊपर नहीं उठ सके, और क्या कहते हैं कि ग्रीक जो ड्रामाज लिखे गए कभी उसकी ऊंचाइयों को भी नहीं छू सके, क्योंकि ग्रीक ड्रामाज या अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ड्रामाज थे, वो जो थे ना, वो लिखे जाते थे भगवान के सम्मान में। किसके सम्मान में? लॉर्ड डायोनिसियस, गॉड के सम्मान में। लेकिन बाद में रोमन लोगों ने इसको एक लिटिल वर्थ, थोड़ा बहुत धन कमाने के लिए लिखना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद ये लोग जो है ना, तमाशा के तौर पर इसको देखते थे। बाद में क्या कि यह तमाशा एक तरह से आप समझ लीजिए कि हुआ क्या कि रोमन जो ड्रामा प्रोड्यूस किए जा रहे थे, उसमें जो लड़की का रोल अदा किया जाता था, वो किया जाता था एक लड़के के द्वारा। मतलब मेरा कहना यह है कि लड़का ही लड़की का एक्ट करता था, लड़का ही लड़की बनकर एक्टिंग करता था, ड्रामा करता था। तो इससे क्या हुआ कि एक तरह से क्रिश्चियन लोग थे ना, जो ईसाई लोग थे, इसको गलत मानते थे, गलत मानते थे। ये लोग ये सोचते थे, क्रिश्चियन जो ईसाई लोग थे वो ये सोचते थे कि इससे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो ये क्रिश्चियन लोग क्या कर रहे थे ना, इनडायरेक्टली ड्रामा को सप्रेस्ड करने की कोशिश कर रहे थे, ड्रामा को दबाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। और रोमन लोग खुद भी भगवान से हट करके ड्रामा को तमाशा के तौर पर देख रहे थे, ठीक है। तो फिर और जो है ना, ड्रामा के अंदर कुछ नया ऐड भी नहीं करना चाह रहे थे। थोड़े बहुत प्लोटुस और ट्रांस के द्वारा ऐड किया गया, टेरेंस के द्वारा, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐड नहीं किया गया। तो रोमन लोग भी इसको तमाशा वमाशा देख रहे थे, कुछ नया ऐड नहीं कर रहे थे, और क्रिश्चियन लोग इस ड्रामा को दबाना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या था कि क्रिश्चियन लोग इसको एक तरह से समाज के खिलाफ देख रहे थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि यह जो ड्रामा है एक तरह से दब गया, ठीक है। मतलब एक तरह से इस ड्रामा की समाप्ति हो गई। एक तरह से हम कह सकते हैं कि आंशिक समापन यहीं पर ड्रामा का हो गया रोमन एम्पायर में, ठीक है। आंशिक समापन रोमन एम्पायर में ड्रामा का हो गया। लेकिन इस ड्रामा को आगे भी बढ़ाया गया, और वो कैसे बढ़ाया गया वो मैं आपको बताता हूँ। Pantomimes accompanied by a chorus developed out of tragedy and comic memes were popular until the 4th century AD. See pantomime. It is a mime tradition carried on by traveling performers that provide the theatrical continuity between the ancient world and the medieval. The Roman mime tradition has been suggested as the origin of the commedia dell'arte of the Italian Renaissance, but this conjecture has never been proved. तो ऐसा है दोस्तों कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक तरह से रोमन का प्रेफरेंस था तमाशा की, और वो एक तरह से भगवान को मतलब मुद्दा मानकर कभी ड्रामा देखना नहीं चाहते थे। ये एक तमाशा के तौर पर ड्रामा को देख रहे थे, और ये लोग ड्रामा को उतना इंटरेस्ट भी नहीं देते थे, ड्रामा पर उतना हाव भाव दिखाते नहीं थे, ठीक है। और क्रिश्चियन भी चाहता था कि ये ड्रामा खत्म हो जाए, किसी तरह से ये सप्रेस्ड हो जाए। तो धीरे धीरे एक तरह से ड्रामा का आंशिक समापन हो गया। लेकिन फिर भी जो ड्रामा चल रहा था, जिसमें डायलॉग्स होते थे, ठीक है। तो डायलॉग्स जो होता था वो कैसा होता था? डायलॉग्स जो होता था वो बोल के सुनाया जाता था, ठीक है, बोल के लोगों के सामने दिखाया जाता था। बाद में क्या हुआ कि जब इस ड्रामा का आंशिक समापन हो गया, तो बोलने की पद्धति को खत्म कर दिया गया, केवल और केवल दिखाया जाता था। पेंटोमाइम्स, मुकाभिनय किया जाता था, ठीक है। पेंटोमाइम मुकाभिनय मतलब
मुंह एकदम बंद हो, सिर्फ और सिर्फ अभिनय हो, सिर्फ और सिर्फ आपको दिखे कि क्या हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, चार्ली चैपलिन की मूवीज आप देख लीजिए, उसमें वो कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्ट करता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको वो करके दिखाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ ना कि इस ड्रामा के आंशिक समापन के बाद पेंटोमाइम फॉर्मेट में, मूकाभिनय के फॉर्मेट में ड्रामा को आगे बढ़ाया गया। और ये जो पेंटोमाइम था यह किससे निकला, तो यह ट्रेजेडी ड्रामा से निकला, ट्रेजेडी वाले ड्रामा से निकला। इतना समझ में आया या नहीं आया, आई होप समझ में आ गया होगा। और उसी के बाद कॉमिक मीम्स भी निकले, ठीक है। और ये पेंटोमाइम और कॉमिक मीम्स, ये वाला पेंटोमाइम और ये कॉमिक मीम्स, दोनों ही 4th सेंट एडी तक, 4 सेंचुरी आफ्टर डेथ ऑफ ईसा मसीह तक चलते रहे, ठीक है। फिर बाद में यह जो पेंटोमाइम और कॉमिक मीम्स का ट्रेडिशन था, इसको बाद में किसके द्वारा आगे बढ़ाया गया, तो ट्रेवलिंग परफॉर्मर्स के द्वारा। मतलब जो होते थे ना वो लोग जो कि ट्रेवल करते थे, लंबी दूरी जाते थे, तो वो क्या करते थे कि अलग अलग गांव में जाते थे, अलग अलग गांव में जाकर के यही पेंटोमाइम मुकाभिनय करके दिखाते थे, या फिर कॉमिक मीम करके लोगों को दिखाते थे, ठीक है, हंसी मजाक वाले मीम करके लोगों को दिखाते थे। और इस तरह से क्या हुआ कि जो ड्रामा आपको बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व रोमन एम्पायर में समाप्त हो गया, वही ड्रामा आगे तक चलता रहा। और वही ड्रामा डिफरेंट फॉर्मेट में, पेंटोमाइम और कॉमिक मीम फॉर्मेट में आगे एडी तक आया, मतलब ईसा मसीह के डेथ के बाद तक आया। और इसी को, यह जो रोमन मीम ट्रेडिशन था, इसी को हम कह सकते हैं कि इसी ने इटालियन रेनेसा के दरमियान ड्रामा को बढ़ाया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यही जो रोमन मीम ट्रेडिशन था, जो रोम के जो लोग थे उनके द्वारा जो ये 2 मीम ट्रेडिशन अपनाया गया था, एक ये वाला, एक कॉमिक मीम वाला, एक पेंटोमीम वाला, तो इन्हीं 2 के मदद से, या इन्हीं 2 ने क्या किया, बाद में एडी में इटली में रेनेसा के दरमियान ड्रामा को फ्लोरिश किया, ठीक है, ड्रामा को फ्लोरिश किया। लेकिन ऐसा अब तक कुछ प्रूव नहीं हुआ। अब शॉर्टकट में मैं आपको रोमन और ग्रीक ड्रामा की जो कह सकते हैं कि समरी है वो बता देता हूँ। इसको डिलीट करता हूँ, एक ब्लैक स्क्रीन ले लेता हूँ, क्या क्या हुआ वो आप लोग सुन लीजिए। पहले क्या हुआ कि ग्रीक ड्रामा आया किसके सम्मान में, ग्रीक ड्रामा आया किसके सम्मान में, तो लॉर्ड डायोनिसियस के सम्मान में। पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है, लॉर्ड डायोनिसियस गॉड के सम्मान में ये ग्रीक ड्रामा आया, ठीक है। बाद में ग्रीक एम्पायर समाप्त होने के बाद इसी ड्रामा को आगे बढ़ाया रोमन लोगों ने, ठीक है, रोमन एम्पायर के लोगों ने, रोमन पीपल्स, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि रोमन पीपल का इंटरेस्ट इसमें था नहीं, ठीक है, रोमन पीपल का इंटरेस्ट था तमाशों के अंदर, ठीक है। और यह जो ड्रामा होता था इसमें जो है ना, अभिनय लड़की का रोल लड़का निभाता था। कौन निभाता था, लड़का निभाता था। इससे क्या होता था कि क्रिश्चियन लोगों को चिढ़ होती थी, क्रिश्चियन लोगों को लगता था कि इससे समाज खराब होगा। तो ये जो रोमन टाइम में ड्रामा था, ये जो रोमन लोग थे जो कि बीसी में वे, ईसा मसीह के जन्म से पहले, तो यह जो रोमन ड्रामा था इसको क्रिश्चियन लोग खत्म करना चाहते थे, सप्रेस्ट करना चाहते थे, दबा देना चाहते थे, और रोमन लोगों का भी इंटरेस्ट इसमें नहीं था। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि यह रोमन ड्रामा बीसी में 200 या 300 के आसपास बीसी में दब गया, ठीक है, दब गया, मतलब इसका आंशिक समापन हो गया। लेकिन इस ड्रामा जो कि ट्रेजेडी फॉर्मेट में उस समय में विद्यमान था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ग्रीक टाइम में ही ड्रामा 3 भागों में बढ़ गया था, ड्रामा, कॉमेडी और ट्रेजेडी, कॉमेडी और सटायर प्ले। तो क्या हुआ कि बाद में आंशिक समापन के बाद, ड्रामा के आंशिक समापन के बाद, इसी ट्रेजेडी फॉर्मेट से 2 डिफरेंट फॉर्मेट निकल के आए। एक आया पेंटोमाइम, मुकाभिनय, ठीक है, और दूसरा आया आपको कॉमिक मीम। तो ये जो कॉमिक मीम और पेंटोमाइम थे, इसको आगे बढ़ाया किन्होंने, तो इसको बढ़ाया उस समय के ट्रेवलर्स ने, इसको बढ़ाया उस समय के चलते फिरते घूमते फिरते लोगों ने। और इन लोगों ने क्या किया, इस पेंटोमीम और कॉमिक मीम को बीसी से, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व से लेकर धोया, और फिर इसको ले आए ये लोग एडी में। और कहाँ ले आए, इटली के रेनेसा तक, इटली के रेनेसा तक, इटली के पुनर्जागरण तक इन लोगों ने इसको ढोया
किन्होंने ढोया, तो इन्हीं ट्रेवलर्स ने ढोया। और ये ट्रेवलर्स क्या करते थे, डिफरेंट डिफरेंट गांव में जाते थे और वहां पर ये पेंटोमीम या फिर कॉमिक मीम दिखाते थे। और बाद में इन्हीं ट्रेवलर्स ने इन पेंटोमीम और कॉमिक मीम को ढोया और लेकर आए इटली रेनेसां तक। इटली रेनेसां में फिर से क्या हुआ कि इन दोनों ही मीम्स फॉर्मेट का पुनर्जागरण हुआ और यहाँ से फिर से ड्रामा फ्लोरिश्ड हुआ और यहीं से फिर ड्रामा का ट्रेडिशन स्टार्ट हो गया। और ड्रामा यहाँ से एक तरह से फुल्ली क्या हो गया, तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि नोटवर्दी हो गया, कैश वर्दी हो गया, ठीक है। मतलब पैसा कमाने के लिए इनको स्टार्ट कर दिया गया। आई होप ये सब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीसी में आंशिक समापन हो गया, लेकिन बाद में इसको बढ़ाया किन लोगों ने, इसको बढ़ाया तो ट्रेवलर्स ने, ठीक है। इनको बढ़ाया ट्रेवलर्स ने, ठीक है। और वो जो ट्रेवलर्स थे वो लेकर आए इन सारे ड्रामा को बीसी से एडी में, मेडाइवल पीरियड में, आफ्टर डेथ ऑफ ईसा मसीह, जिसे हम नेटिव ड्रामा या फिर डार्क एज ड्रामा भी कह सकते हैं। नहीं सॉरी, मिस्टेक हो गया। ये लोग क्या है कि ये जो मतलब ये क्या कह सकते हैं कि मीम जो है ना, इन ये क्या कहते हैं, दो दो मीम्स जो फॉर्मेट थे, पेंटो मीम्स और कॉमिक मीम्स के जो फॉर्मेट थे, इनको बढ़ाया किन्होंने, तो इनको बढ़ाया आपको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, हाँ, ट्रेवलिंग परफॉर्मर्स। इनको बढ़ाया ट्रेवलिंग परफॉर्मर्स, और ये थे बीसी में, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। ये लोग इसको बढ़ाते बढ़ाते लेकर आए एडी में, और कब तक लेकर आए, 14वीं शताब्दी के बाद तक, 14th सेंचुरी एडी में लेकर आए। मतलब कुल मिला के बीसी इन लोगों ने इन ड्रामा को दो डिफरेंट फॉर्मेट में, पेंटोमीम्स और कॉमिक फॉर्मेट में, ऑलमोस्ट आप ये मान लीजिए कि 700-800 वर्षों तक इन लोगों ने इनको ढोया, और बाद में ये 20th सेंचुरी रेनेसां तक इस पेंटोमीम और कॉमिक मीम को लेकर आए। अब इस बीच में यह जो बीसी से एडी का पीरियड था, यह जो बीसी से एडी का पीरियड था, इस बीच में क्या हुआ कि कोई भी विशेष ड्रामा वाला वर्क पब्लिश नहीं हुआ, ठीक है। कोई भी स्पेशल ड्रामा पब्लिश नहीं हुआ। आया समझ में या नहीं आया? आई होप समझ में आ गया होगा। और इसी पीरियड को मेडिवल पीरियड कहा गया। कौन सा पीरियड कहा गया? क्योंकि इसमें कोई भी ड्रामा पब्लिश नहीं हुआ था, इस पीरियड को डार्क एज ड्रामा या मेडिवल पीरियड का नाम दिया गया। डार्क एज ड्रामा या मेडाइवल पीरियड का नाम दिया गया। इस पीरियड में कोई भी विशेष ड्रामा पब्लिश नहीं हुआ था, क्योंकि इसको दबा दिया गया था बीसी में ही, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व ही इसको ऑलमोस्ट दबा दिया गया था डिफरेंट फॉर्म में, पेंटोमीम और कॉमिक फॉर्म में। इसको कुछ अन्य लोगों ने, कुछ अन्य ट्रेवलर्स ने आगे बढ़ाया, और ये ट्रेवलर्स जो थे ना, ये 600-700 वर्ष तक इसको बढ़ाने के बाद इस पेंटोमीम और कॉमिक मीम फॉर्मेट को लेकर आ गए थे इटली के रेनेसां काल में, और यहीं से फिर से ड्रामा का पुनर्जागरण हुआ था। लेकिन इस बीच में ये जो 600-700 साल का पीरियड था, इस बीच में कोई भी विशेष ड्रामा पब्लिश नहीं हुआ था, इसलिए इसको डार्क एज ड्रामा कहा गया, ठीक है। डार्क एज ड्रामा कहा गया था। और इसी बीच में, इसी डार्क एज ड्रामा को हम मिडिल एज ड्रामा भी कहते हैं, क्योंकि ये जो 600-700 साल का पीरियड था, इसके बीच में ही मध्यकाल का इतिहास या मध्यकाल आया, इसलिए इसे मिडिल एज ड्रामा भी कहते हैं, या फिर इसे नेटिव ड्रामा भी कहते हैं, या स्टेबल ड्रामा कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ विशेष पब्लिश नहीं हुआ था, कुछ नया आया ही नहीं था। अब कि द रोमन प्ले वेयर फॉरबिडन लॉन्ग बिफोर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। ऐसा है कि जो एज द रोमन एम्पायर क्रम्बल्ड एंड द क्रिश्चियन चर्च गेन्ड पावर, तो ऐसा था कि रोमन प्ले जो है उसको धीरे धीरे भुला दिया गया था, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि रोमन प्लेज को दबा दिया गया, तो इसको भुला दिया गया, ठीक है। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से काफी पहले, नॉर्मन विजय से काफी पहले रोमन प्लेज को खत्म कर दिया गया था, ठीक है। और रोमन एम्पायर, जो रोमन साम्राज्य था, उसको भी क्रम्बल्ड कर दिया गया था। क्रम्बल्ड का मतलब हो गया कि खत्म कर देना, तोड़ मरोड़ देना, निचोड़ कर फेंक देना, क्रम्बल्ड कर दिया गया था, ठीक है। और जो क्रिश्चियन जो चर्च थे ना, वो पावर गेन कर लिए थे, मतलब जो साम्राज्य था, साम्राज्यवाद का पतन हो गया था, रोमन साम्राज्य का या अलग अलग तरह के जो साम्राज्य थे उसका पतन हो गया था। उसके बदले चर्च ने पावर गेन कर लिया था। मतलब कहना ये है कि ये जो क्रिश्चियन चर्च थे ना, यही एक तरह से प्रशासनिक केंद्र होते थे, जो कि पूरे पीपल पर नियंत्रण, जैसे अभी भारत की बात कर लेते हैं, भारत में अभी पावर में कौन है, तो
पावर में कौन है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, जो कि पूरे लोगों पर नजर रखती है, लोगों पर शासन करती है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। तो उस समय में जो शासन होता था वो क्रिश्चियन चर्च की ओर से होता था। जो साम्राज्यवाद था, जो राजा वाला जो सिस्टम था वो खत्म हो गया था, उसको क्रम्बल्ड मतलब तोड़ मरोड़ निचोड़ करके फेंक दिया गया था और क्रिश्चियन चर्च ने पावर गेन कर लिया था। ठीक है, इतना समझ में आया या नहीं आया? आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है लिखा हुआ वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। हाउ देयर वॉज नो डिक्लाइन इन द डिमांड फॉर स्पेक्टिकल्स, तमाशा के लिए तब भी कोई मतलब डिमांड की कमी नहीं हुई। जो रोमन एम्पायर खत्म हो गया था, लेकिन तब भी लोग जो है ना तमाशे को मतलब तब भी पसंद कर रहे थे, तमाशा को, तमाशा की समाप्ति तब भी नहीं हुई थी। जगलर्स, minstrels and other performers were seen at festival times and on market days। तो जगलर्स होते थे, जगलर्स बोला जाता है कुछ लोगों को, बाजीगर कह सकते हैं, जगलर्स बाजीगर होते थे। माइंस्ट्रेल होते थे भाट, जो बहुत बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं अभी बहुत बोल रहा हूँ, मुझे भी भाट कह सकते हैं, ठीक है। तो जगलर्स और माइंस्ट्रेल्स होते थे या अदर परफॉर्मर्स होते थे, वे क्या होते थे कि फेस्टिवल टाइम्स में देखे जाते थे। मतलब कहीं पर फेस्टिवल लगा, कहीं पर कोई उत्सव मनाया जा रहा है या फिर मार्केट का दिन है, कहीं पर मार्केट लगाया जा रहा है या मार्केट लगा हुआ है, तो वहां पर जगलर्स और मिन्स्ट्रेल्स, बाजीगर, भाट या अदर परफॉर्मर्स आते थे। ठीक है, और वो क्या करते थे कि राजा के सम्मान में, राजा को ग्रीट करने के लिए या फिर बड़े लोगों को ग्रीट करने के लिए क्या करते थे, तो वो तमाशा करते थे। क्या करते थे? तमाशा करते थे। और वो बन के दिखाते थे क्या, कभी रॉबिन हुड बनते थे, कभी मैड मराइन बनते थे, कभी ग्रीन ड्रैगन, ये सब बन बन के वो दिखाते थे। ठीक है, आया समझ में या नहीं आया? आई होप आप इसको समझे होंगे। ठीक है, ऑन ऑफिशियल विजिट पीजेंट्स वेयर आल्सो हेल्ड क्लोज टू द सिटी एंट्रेंस। तो ऐसा है ना कि वो पीजेंट्स का शायद मतलब होता है आपको, पीजेंट्स का क्या मतलब होता है याद तो नहीं आ रहा है, एक बार याद कर लेने दीजिए मेरे को, 1 मिनट का समय दीजिए दोस्तों। पीजेंट का मैं भूल गया हूँ, ठीक है, मैं जरा याद करके बता देता हूँ आप लोगों को पीजेंट्स का क्या था। पीजेंट्स का अगर मीनिंग बता दूंगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि इसका क्या मतलब। हाँ, अब याद आ गया दोस्तों, मैंने देख लिया है। ठीक है, अब बता देता हूँ। तो ये लोग जो है ना, जगलर्स, मिन्स्ट्रल और अदर परफॉर्मर्स फेस्टिवल टाइम्स में आते थे और ये राजा को ग्रीट करते थे। ठीक है, और उसके बाद राजा या फिर अदर जो बड़ी डिग्निटरीज होती थी, जो बड़े गणमान्य लोग होते थे, उनको ये लोग ग्रीट करते थे, उनके सामने ये तमाशा दिखाते थे। और कभी कभी क्या होता था कि ये जो पेजेंट्स है या पीजेंट्स, जो आप इसको पढ़ लीजिए या पेजेंट्स पढ़ लीजिए, तो इसे हम कह सकते हैं कि एक तरह से प्रतियोगिता। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता था कि सिटी इंट्रांस, जो कोई शहर होता था उसके इंट्रांस पर प्रतियोगिताओं का आयोजन कर दिया जाता था। और पेजेंट्स वेयर ऑफन एलाबोरेट पेंटामाइम्स विथ कन्वेंशनल एलेगोरीज फिगर स्पेक्टेकुलर डिस्प्लेज विथ अ स्टनिंग बैकग्राउंड। तो कभी कभी क्या होता था ना कि ये जो पेंटोमाइम्स या फिर अलग अलग जो चीजें दिखाई जाती थी, तो इन प्रतियोगिताओं में क्या होता था ना कि एक तरह से प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे। और ये इन प्रतियोगिताओं में पेंटोमाइम्स को डिफरेंट तरीके से दिखाया जाता था। तो ये जो मुकाभिनय होता था जिसमें कि आवाज नहीं होता था, उसको अलग तरीके से दिखाया जाता था और उसके बैकग्राउंड को चेंज करके उसमें कुछ मिर्च मसाला मार करके दिखाया जाता था। किनको दिखाया जाता था? किंग्स, राजा को दिखाया जाता था या फिर बड़ी बड़ी डिग्निटरीज को दिखाया जाता था। आई होप आप समझ गए होंगे, सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। यहाँ लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू मेनी अकेडमीज द रेगुलर मासेस इज वेयर मेडाइवल ड्रामा originated. The mass was conducted in Latin, a language that most people could not understand. The Bible was likewise only vaguely understood by the common people because of these factors. Music and आगे क्या लिखा हुआ है, charts made up a considerable section of the service. Painted roles illustrating the pivotal moments of the Bible stories were also on display because the majority of participants were illiterate. तो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं मुद्दा। तो ऐसा है कि बहुत सारी एकेडमीज के अकॉर्डिंग
ऐसा माना गया है कि जो मिडिल एज का ड्रामा था, जिसे हम नेटिव ड्रामा कहते हैं या डार्क एज ड्रामा भी कहते हैं, तो उसकी शुरुआत हुई कब से? तो वो स्टार्टिंग हुई लेटिन में जो मास कंडक्ट होता था उसके होने से, मास कंडक्शन से, लेटिन मास कंडक्शन से मिडावल ड्रामा की शुरुआत हुई। ये जो मास कंडक्शन था ना, इसमें क्या होता था कि लेटिन मास कंडक्शन में क्या होता, मास जो कंडक्ट होते थे उसमें क्या होता था कि गैदरिंग होती थी, ठीक है, और वहां पर एक तरह से ड्रामा ही दिखाया जाता था, ठीक है। तो अब आगे बताता हूँ, होता क्या था कि ये जो मास एक तरह से कंडक्ट होता था, इसमें इंग्लिश भाषा में ड्रामा दिखाया जाता था। अब मुद्दे पर आते हैं। पहला जो ये लेटिन है ना, स्टार्टिंग में क्या था कि मास को लेटिन भाषा में कंडक्ट किया जाता था। मास में जो गैदरिंग होती थी, मास में जो लोग इकट्ठे होते थे, वहां पर जो प्रदर्शन होता था वो लेटिन भाषा में होता था। किस भाषा में? लेटिन। तो यह जो लेटिन लैंग्वेज थी, यह काफी भास्ट लैंग्वेज थी, इसको बहुत से लोग समझ नहीं सकते थे, काफी टफ लैंग्वेज थी। और जो बाइबल था ना, यह भी स्टार्टिंग में किसमें लिखी गई थी? तो लेटिन में ही लिखी गई थी। इस वजह से इस बाइबल को काफी लोग नहीं समझ सकते थे, और इसको जो है ना काफी कम ही लोग समझते थे। वैगवली यहाँ लिखा गया है। वैगवली क्या लिखा गया है? वैगवली, इसका मतलब होता है थोड़ा बहुत। तो मतलब थोड़ा बहुत लोग ही इस लेटिन भाषा में लिखे गए बाइबल को समझते थे। उस समय में मास कंडक्ट किए जाते थे, वो भी लेटिन लैंग्वेज में कंडक्ट किए जाते थे, तो दिक्कत आती थी। अब आगे क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। आगे क्या होता है कि बाद में बाइबल्स की स्टोरी को डिस्प्ले किया जाता है, कहां पर? मास में, ठीक है। और मास में जो डिस्प्ले किया जाता है बाइबल्स की स्टोरी को, बाइबल्स स्टोरी, ठीक है, वो जो डिस्प्ले किया जाता है वो लैटिन इंग्लिश में नहीं बल्कि नॉर्मल इंग्लिश में किया जाता है। नॉर्मल इंग्लिश में मास में क्या होता है? तो बाइबल्स की स्टोरी को डिस्प्ले किया जाता है। द ड्रामेटाइजेशन ऑफ द सर्विस बिगन्स इन द 11th सेंचुरी। और ये जो ड्रामेटाइजेशन होता है ये होता है 11वीं सदी में। कब होता है? 11th सेंचुरी। देयर वेरंट मेनी एडिशंस डन एट फर्स्ट। स्टार्टिंग में इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं जाता है, केवल और केवल मास को लेटिन नहीं नॉर्मल इंग्लिश में कंडक्ट किया जाता है और उसमें बाइबल्स की स्टोरी दिखाई जाती है, ताकि लोग जो है ना बाइबल को अच्छे से समझ सके और नॉर्मल तरीके से समझ सके, क्योंकि बाइबल लेटिन में लिखी थी और लेटिन में बाइबल को समझना इम्पॉसिबल था। कॉमन लोगों के लिए बहुत कम ही लोग इसको समझ सकते थे। अब क्या होता है मुद्दा कि यह जो ड्रामेटाइजेशन स्टार्ट होता है 11th सेंचुरी में, धीरे धीरे इसको काफ़ी पॉपुलैरिटी मिलती है, ठीक है। और पॉपुलैरिटी मिलने के वजह से इस ड्रामा को, इस ड्रामेटाइजेशन को, ठीक है, या मासेस को, रेगुलर मासेस को कौन प्रमोट करता है? तो क्लर्जीज प्रमोट करते हैं। अब ये क्लर्जीज कौन है भाई? तो ये चर्च के पादरी, चर्च के पादरी अब इन रेगुलर मासेस और इन ड्रामेटाइजेशन को प्रमोट करते हैं, क्योंकि इसमें दिखाई जाती थी क्या? बाइबल की स्टोरी। और बाइबल की स्टोरी किसमें दिखाई जाती थी? नॉर्मल इंग्लिश में, और इसको सब समझता था। और सबके समझने से क्या होता था कि क्रिश्चियनिटी का प्रचार होता था। क्या होता था? क्रिश्चियनिटी का प्रचार होता था। इस वजह से ये जो पादरी होते थे, जो क्लर्जीज होते थे चर्च के, वो ये चाहते थे कि यह जो ड्रामेटाइजेशन हो रहा है, यह जो मासेस कंडक्ट हो रहे हैं, यह जो है ना आगे भी कंडक्ट होते रहें। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो अब स्टार्टिंग में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया जाता उस ड्रामेटाइजेशन में। बाद में क्या होता है कि ये जो प्राइस्ट या जो क्लर्जीज होते हैं, अब ये खुद से क्राइस्ट के लाइफ पर, ईसा मसीह के लाइफ पर सीन को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, और खुद ही ये रोल प्ले करते हैं और खुद ही लोगों को ये प्रदर्शित करते हैं कि क्राइस्ट जो ईसा मसीह की लाइफ थी वो कैसी थी। द चर्चेज वेयर अनेबल टू एकोमोडेट everyone as more episodes and participants were added to these liturgical plays in Latin. As a result, the composition were moved to the churchyard then to the markets or the city of the street. तो स्टार्टिंग में जो ये जो मतलब जो पादरी, चर्च के जो पादरी लोगों ने खुद से सीन क्रिएट करना स्टार्ट किया, तो उससे क्या हुआ कि चर्च जो है ना धीरे धीरे क्या हो रहा था कि काफ़ी ज़्यादा एपिसोड्स को ऐड करने में सक्षम नहीं हो रहा था। जो ईसा मसीह का जो डिफरेंट डिफरेंट जीवन था उसको वो लोग एक तरह से एक ही बार में ऐड नहीं कर पा रहे थे, और स्पेस की भी कमी होती थी, और फिर पार्टिसिपेंट्स की भी कमी होती थी, ठीक है। तो ये एक दिक्कत थी।
तो इसके वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे यह जो ड्रामा था यह चर्च यार्ड से निकल यह चर्च से निकल करके पहुंचा चर्च के यार्ड में, चर्च के प्रांगण में, और धीरे धीरे मार्केट में पहुंचा और धीरे धीरे यह सिटी स्ट्रीट्स में, शहर की गलियों में भी पहुंच गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ड्रामा रोमन साम्राज्य में आंशिक तौर पर समाप्त हो गया, जो कि धीरे धीरे मीम या क्या था, कॉमिक मीम या पेंटोमीम के फॉर्मेट में आगे बढ़ता रहा। और उसके साथ ही साथ जब मिडिल एज आया तो यहाँ पर भी एक चीज देखने को मिला, और वो देखने को मिला कि यहाँ पर रेगुलर मासेस कंडक्ट होते थे लैटिन लैंग्वेज में। बाद में इस लैटिन लैंग्वेज को हटा करके नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में बाइबल के स्टोरी को रिप्रेजेंट किया जाने लगा, और इसी बाइबल की जो रिप्रेजेंटेशन थी, इसी से ड्रामेटाइजेशन की स्टार्टिंग हुई 11वीं सेंचुरी में। कब हुई? तो 11वीं सेंचुरी में ड्रामेटाइजेशन की स्टार्टिंग हुई। और यह जो बाइबल का जो यह मास कंडक्ट किया जाता था, इसको धीरे धीरे चर्च के पादरी ने कंडक्ट किया, और जब चर्च के पादरी इसको करने में असक्षम हुए तो फिर धीरे धीरे इसको चर्च यार्ड में लाया गया, चर्च यार्ड से मार्केट में गया, मार्केट से किसी सिटी में गया, और फिर सिटी धीरे धीरे सिटी की गलियों में भी पहुंच गया, शहर की छोटी छोटी गलियों में भी यह पहुंच गया। अब इन सब के बीच एक पॉइंट जानने वाला है, वो है लिटर्जिकल प्ले। तो यह जो लिटर्जिकल प्ले है, यह जो प्ले होता था, यह होता था एक तरह से बाइबल की कहानियों को दिखाने वाला प्ले। तो ऐसा है कि बाइबल या ईसा मसीह की जीवनी या ईसा मसीह के जीवन पर आधारित जो प्ले परफॉर्म किए जाते थे, द प्ले विच वेयर परफॉर्म्ड ऑन द लाइफ ऑफ ईसा मसीह, दैट प्ले वाज नॉन एज लिटर्जिकल प्ले। उस तरह के प्ले को लिटर्जिकल प्ले के नाम से जाना जाता है। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि कैसे मिडिल एज का ड्रामा गलियों तक पहुंचा, शहर की गलियों तक पहुंचा। अब आगे एक छोटा सा वो ग्राफ है या माइंड मैप है, वो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तुरंत ही आप लोग समझ जाएंगे कैसे कैसे क्या हुआ था। मिडिल एज ड्रामा की बात करते हैं, जिसे हम डार्क एज ड्रामा या फिर नेटिव एज ड्रामा भी कहते हैं या नेटिव ड्रामा भी कहते हैं। तो रोमन प्लेज वेयर स्टिल परफॉर्म, जैसा कि मैंने बताया था कि रोमन प्लेज का आंशिक समापन हुआ था, लेकिन तब भी पेंटोमीम और कॉमिक मीम फॉर्मेट में इसको आगे बढ़ाया जा रहा था। किनके द्वारा? तो ट्रैवलर्स और परफॉर्मर्स के द्वारा। किनके द्वारा बढ़ाया जा रहा था? ट्रैवलर्स और परफॉर्मर्स के द्वारा। फिर बाद में इन्हीं को बढ़ाया जाने लगा जगलर्स के द्वारा, बाजीगरों के द्वारा। जगलर्स या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, क्या था भाई, याद नहीं आ रहा है मेरे को। हाँ, माइंस्ट्रेल, भाटों के द्वारा, माइंस्ट्रेल के द्वारा इन रोमन प्लेज को आगे बढ़ाया जा रहा था। अब इसी रोमन प्लेज को जो डिफरेंट फॉर्मेट में आगे बढ़ाया जा रहा था, तो उसके बाद क्या होता है कि यहीं से मेडिवल ड्रामा की स्टार्टिंग होती है, ओरिजिन यहीं से मान सकते हैं। अब यहाँ पर जो मेडिवल ड्रामा हो रहा था, इसी फॉर्मेट को देखते हुए, ये जो डिफरेंट फॉर्मेट है, इसी को देखते हुए ये जो मेडिवल ड्रामा हो रहा था, यह जरूरत थी किनकी? तो यह जरूरत थी चर्च की। क्योंकि जो ड्रामा इस फॉर्मेट को ध्यान में रख के जो ड्रामा कंडक्ट किए जा रहे थे ना, वो रेगुलर मासेस वाले ड्रामा कंडक्ट किए जा रहे थे। और वो कंडक्ट किए जा रहे थे स्टार्टिंग में तो लैटिन इंग्लिश में, जो कि बाद में हटा दिया गया, बाद में नॉर्मल इंग्लिश में हो गया। और इसमें क्या कंडक्ट किया जा रहा था? तो बाइबल की स्टोरी बताई जा रही थी, और बाइबल की स्टोरी बताए जाने से नॉर्मल लोग इसको समझ रहे थे, और बाइबल को समझने से ज़्यादा क्रिश्चियनिटी की जो है ना पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। तो इस वजह से चर्च ये चाहता था कि किसी तरह ये जो मासेस कंडक्ट किए जा रहे हैं, ये आगे भी कंडक्ट किए जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लैटिन इंग्लिश मासेस की स्टार्टिंग हुई, बाद में यह इंग्लिश में कन्वर्ट हुआ, और यह मास जो है ना इलिटरेट्स, एक तरह से मूर्ख से मूर्ख तक पहुंचा। और बाद में क्या हुआ कि इसको खुद चर्च के द्वारा परफॉर्म किया जाने लगा। ठीक है, अब यहाँ पर परफॉर्म दो तरह का हो गया। परफॉर्म जो किया गया, एक विद इन द चर्च जो कि पादरी के द्वारा किया गया। ठीक है, नेटिविटी सीन्स किए जाते थे। नेटिविटी सीन्स का मतलब हो गया कि आप एक तरह से कह लीजिए कि मोटिवेटेड वाले सीन्स इसमें किए जाते थे। ठीक है, उसके बाद इसमें जो एक्टर्स होते थे वो क्लर्जी के द्वारा दिए जाते थे, मतलब पादरी के द्वारा, या फिर पादरी खुद ही इसमें एक्टर हो जाता था। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जब ये बढ़ता गया, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो ये हो गया आउटसाइड द चर्च। आउटसाइड
चर्च, परफॉर्मेंस अब हो गया आउटसाइड चर्च। आउटसाइड चर्च हुआ तो इसमें क्या होता था कि सीन्स फ्रॉम क्राइस्ट रिक्यूरेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि ईसा मसीह की जिंदगी को दिखाया जाता था, और ये कहाँ होता था, चर्च यार्ड में होता था या नहीं, चर्च यार्ड में, मैंने आपको पहले भी बताया, या फिर मार्केट्स में या फिर सिटी स्ट्रीट्स में इसको दिखाया जाने लगा, ठीक है। धीरे धीरे ये वाला जो परफॉर्मेंस था विद इन द चर्च ये खत्म हो गया, लेकिन ये बढ़ता गया। अब देखिए ये आउटसाइड द चर्च परफॉर्मर, इसमें जो एक्टर्स होते थे वो कॉमन पीपुल होते थे, सामान्य नागरिक इसमें एक्टर होते थे। बाद में क्या हुआ कि इन दोनों के ये जो कॉमन पीपुल एक्टिंग करते थे ना, उनके बाद यह जो एक्टिंग था या यह जो ड्रामा वाला प्ले था यह दो तरह में डिवाइड हो गया, टू टाइप्स ऑफ प्लेज में डिवाइड हो गया। एक मिस्ट्री प्ले हो गया, ठीक है, मेजर एपिसोड्स ऑफ बाइबल, इसमें ये जो मिस्ट्री प्ले दिखाए जाते थे इसमें बाइबल के स्टोरी को बताया जाता था, बाइबल के एपिसोड्स दिखाए जाते थे। दूसरा हो गया मोरलिटी प्ले, इसमें क्या होता था कि कोई भी मोरल लेसन सिखाना होता था, मतलब कोई भी एक स्टोरी उठा लिए और लास्ट में कोई अच्छा सा ज्ञान आपको बता दिया जाए, तो वह वैसा प्ले जो है ना उस समय परफॉर्म किया जाता था, मोरलिटी प्लेज हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। आई होप आप इस लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसको मैं इरेज करता हूं, अब आगे बढ़ते हैं। बाहर बारिश हो रही है, संभवतः आप लोगों को बारिश की आवाज आ रही होगी, अगर बारिश की आवाज आ रही है तो मैं माफी चाहता हूं, थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस आप लोगों को हो सकती है, बारिश के एक तरह से वो झमझमाहट कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। अब है कि इन यूरोप प्लेज दैट डील्ट विद बिब्लिकल थीम्स वेयर रेफर्ड टू एज मिस्ट्री प्लेज। तो जो भी मतलब क्या कहते हैं उस समय में प्लेज किए जा रहे थे या जो भी ड्रामा उस समय में किए जा रहे थे, ठीक है, जो बिब्लिकल थीम्स पर आधारित थे, बाइबल की स्टोरी पर आधारित थे, तो उसे हम मिस्ट्री प्ले कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। बट प्लेज दैट डिपिक्ट द लाइव्स ऑफ सेंट वेयर टिपिकली रिफर्ड टू एज मोरलिटी प्ले, लेकिन वैसे प्ले जो कि सेंट साधु के जीवन पद्धति पर आधारित होते थे और एक मोरल सिखाते थे, एक ज्ञान हमें देते थे, तो उसे हम मोरलिटी प्ले कहते थे। द डिफरेंस इज मीनिंगलेस व्हेन डिस्कसिंग इंग्लिश लिटर्जिकल प्लेज। एक सेकंड दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि बारिश तेज हो गई है। हाँ, ठीक है, आवाज नहीं आ रही होगी, आई होप आ रही हो तो मैं माफी चाहता हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं। अब तो ऐसा है कि अब यहाँ पर तो ये दो तरह के प्लेस दिखा दिए गए, लेकिन अगर हम लिटर्जिकल प्ले की बात करें तो ये दोनों डिफरेंसेस मीनिंगलेस हो जाते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों को मिला देगा तो इन दोनों को मिला करके जो प्ले बनेगा वो बनेगा लिटर्जिकल प्ले। तो लिटर्जिकल प्ले वो होता था जिसमें हमें मोरल लेसन्स सिखाए जाते थे, मोरल लेसन्स बताए जाते थे, चाहे तो वो बाइबल से रिलेटेड हो या फिर किसी संत की जिंदगी से रिलेटेड हो, साधु की जिंदगी से रिलेटेड हो। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या डिस्कस करना है हम लोगों को। By the 12th century, laymen started feeling the cleric's odd position. The trade guilds took over the organization of the performance. When the priest stops doing so, the plays were still liturgical, but they were now presented in local language. तो ऐसा है कि जो 12th सेंचुरी की जब स्टार्टिंग हुई तो जो आम आदमी थे उन्होंने क्लर्जीज के पोजीशन को भरना स्टार्ट कर दिया। मतलब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने स्टार्टिंग किया जो वो पादरी द्वारा जो परफॉर्मेंस दिए जाते थे अब उन्होंने अब अपने हाथ में ले लिया। जो आम आदमी थे उन्होंने अब ट्रेड गिल्ड को फॉर्म किया, मतलब छोटे लोगों का समूह बना लिया, ठीक है। और छोटे लोगों के समूह बनाने के बाद अब वो क्या करते थे कि परफॉर्मेंस देते थे, ठीक है, और परफॉर्मेंस या कह ले कि ड्रामा क्रिएट करते थे और उसके बाद उसको वो दिखाते थे। अब मुद्दा ये है कि ऐसा वो करते क्यों थे, ऐसा करने के पीछे का रीजन ये था कि वो जो पादरी थे ना 11th सेंचुरी में जो खुद ही ड्रामा क्रिएट करते थे और खुद ही ड्रामाटिस्ट होते थे, खुद ही क्या कहते हैं बाइबल की स्टोरी बताते थे, ईसा मसीह की ज़िंदगी के बारे में बताते थे। अब 12वीं शताब्दी में उन्होंने ऐसा करना छोड़ दिया था, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट जो है ना वो तो जग चुका था ड्रामा के प्रति थोड़ा बहुत। तो ड्रामा के प्रति जो उनका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, उन्हीं इंटरेस्ट को देखते हुए जो आम लोग थे उन्होंने ट्रेड गिल्ड बनाया। और ट्रेड गिल्ड का काम क्या था, तो ये जो क्या कहते हैं जो परफॉर्मेंस क्लर्जी पादरी के द्वारा किया जा रहा था उसको फिर से क्रिएट करना और उसके बाद उसको जो है
लोकल लैंग्वेज में, सामान्य साधारण भाषा में लोगों के सामने प्रदर्शित करना। मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि अब ड्रामा और थोड़ा ब्रॉडर हो रहा है, अब यह और थोड़ा विकसित हो रहा है। अब ये क्लर्जीज, पादरी के हाथों से निकलकर आम आदमी या ट्रेड गिल्ड के हाथों में चला गया। अब ट्रेड गिल्ड इसको अपने तरीके से ढाल रहा है, इसमें चेंजेस कर रहा है। अब द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉर्पस क्रिस्टी July Fest in 1311 served as the most significant catalyst for the shift from liturgical to non-liturgical theater। तो अब ऐसा है कि भैया कि जब 1311 में कॉर्पस क्रिस्टी जुलाई फेस्ट हुआ। कॉर्पस क्रिस्टी नाम से जुलाई में उस समय में कोई एक फेस्टिवल हुआ होगा, कोई एक आयोजन हुआ होगा, ठीक है, जो कि 1311 में हुआ था। तो इसे हम मोस्ट सिग्निफिकेंट कैटलिस्ट कह सकते हैं। मतलब यही फेस्टिवल ऐसा था, इसी फेस्टिवल के दरमियान ड्रामा जो है या जो प्ले है वो अब शिफ्ट हुआ लिटर्जिकल से नॉन लिटर्जिकल की ओर। मतलब अब जो ड्रामा आगे हमें देखने को मिलेगा उसमें बाइबल या किसी संत की कहानी नहीं, बल्कि उसके अलावा और भी डिफरेंट चीजें हमें देखने को मिलेगी। मतलब क्या हुआ कि लिटर्जिकल जो भावनात्मक या कह ले कि एक तरह से कह ले कि उद्देश्यात्मक या उद्देश्य वाले जो प्लेस थे, अब उससे शिफ्ट, उसमें थोड़े चेंजेस अब हमें देखने को आगे मिलेंगे, ठीक है। On that occasion, the guild used to perform on numbers of play based on the life of Christ. The main subject was death। अब ऐसा है कि ये जो ओकेजन था कॉर्पस क्रिस्टी जुलाई फेस्ट 1311, इसमें है ना ये जो नंबर ऑफ प्लेज परफॉर्म किए जाते थे, ठीक है, ये गिल्ड के द्वारा, ठीक है। और ये कौन सा प्ले परफॉर्म करते थे, तो ये क्रिस्ट के लाइफ को परफॉर्म करते थे और वो परफॉर्म करते थे उनके डेथ को। मतलब कि अब ईसा मसीह की मृत्यु हो गई, अब इसके आगे कोई भी लिटर्जिकल प्ले नहीं बल्कि नॉन लिटर्जिकल प्ले दिखाया जाएगा। मिराकल प्लेज वेयर सो वेल लाइक्ड बाय द 14th century that they were presented in practically every major city। they may continue for several days and were arranged in cycle or sequence। each guild assumed full accountability for its own play। अब ऐसा है कि मिराकल प्लेज का जो एक डेवलप हुआ, अब मिराकल प्लेज जो है ना यह पूरे 14वीं शताब्दी में लोगों द्वारा लाइक किया गया इसको, ठीक है, और इसको एवरी मेजर सिटी में प्रेजेंट किया गया। मतलब बड़े बड़े सिटीज में इस मिराकल प्लेज या मिराकल ड्रामा को दिखाया गया, ठीक है। और इसको इन्होंने काफ़ी दिनों तक कंटिन्यू किया और उसके बाद इस ड्रामाज को, इस प्ले को उन्होंने अलग अलग सीक्वेंस, अलग अलग साइकिल्स में दिखाया। और जो ईच गिल्ड होती थी, अलग अलग जो गुट होते थे, वो अपने अपने प्ले के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होते थे। आई होप आप लोग इसको भी समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। रेनेसा ड्रामा, यही है आपको एक तरह से क्या कह सकते हैं कि एक तरह से इस ड्रामा को हम ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग हुआ था इसका मिडिल एज ड्रामा, इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। मिडिल एज ड्रामा ये जो था ये डार्क एज ड्रामा था, ठीक है ना। डार्क एज ड्रामा मिडाइवल पीरियड वाला ड्रामा भी हम कह सकते हैं, या फिर इसको हम यहाँ पर जो है ना ये वाला कहाँ गया भाई, नीचे आ जाओ जल्दी से। हाँ, इसको हम कह सकते हैं परफेक्ट मिडिल एज ड्रामा। परफेक्ट मिडिल एज ड्रामा, परफेक्ट मिडिल एज ड्रामा। तो ये इसको हम परफेक्ट मिडिल एज ड्रामा क्यों कह सकते हैं, क्योंकि यहीं से ड्रामा को एक्चुअली फ्लोरिश्ड किया गया। ड्रामा का भरण पोषण यहीं से स्टार्ट हुआ। चूंकि जो रोमन प्ले था वो ऑलमोस्ट दब गया था, उसको बढ़ाया ट्रैवलर्स ने, जगलर्स ने, मिन्स्ट्रेल्स ने, उसके बाद प्राइस्ट लोगों ने भी इसको थोड़ा बहुत बढ़ाया, ट्रेड गिल्ड्स ने भी इसको थोड़ा बहुत बढ़ाया। अब सभी जो डिफरेंट फॉर्मेट एक तरह से ड्रामा के थे वो अब मिल करके एलिजाबेथन एज में सबके सामने आए। और उसके बाद यहीं से ड्रामा एक नई ऊंचाइयों को छूने लगा, क्योंकि इस समय में अलग अलग नए ड्रामाटिस्ट आए और उन्होंने ड्रामा को अलग अलग ढंग से शेप किया और लोगों के सामने प्रदर्शित किया, और लोगों ने इसको काफ़ी अच्छा चाहा और काफ़ी ज़्यादा भाव दिया। अब हम लोग पढ़ते हैं इसको। द मेडिवल एज ड्रामा हैड बीन एन एमेटर इंडिवियर presented either by the clergies or members of the various trade guilds। The performers
were not professional actors but ordinary citizens who acted only in their spare time. With the centralization of the population in the cities during the later part of the Middle Age, the interest in the secular drama began to increase. अब ऐसा हुआ कि जो मिडिल एज ड्रामा था, जैसा कि मैंने आपको बताया, यह जो ड्रामा था या तो क्लर्जीज के द्वारा, पादरी के द्वारा, या फिर अलग अलग ट्रेड गिल्ड्स के मेंबर द्वारा परफॉर्म किया जाता था, या फिर जो स्टार्टिंग में जो परफॉर्मर्स होते थे, ट्रैवलर परफॉर्मर्स होते थे, या फिर जो नॉर्मल परफॉर्मर्स होते थे जो कि ड्रामा में एक्ट करते थे, वो प्रोफेशनल एक्टर्स नहीं होते थे, बल्कि एक सिटीजन होते थे, नॉर्मल सिटीजन होते थे, जो कि एक्टिंग करते थे कब, जब उनके पास समय खाली हो, अपने स्पेयर टाइम में वो एक्टिंग करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब सिटीज की पॉपुलेशन बढ़ती गई, सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पॉपुलेशन इन द सिटीज ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ द मिडिल एज, मतलब जब आगे के मध्य काल में जब पॉपुलेशन बढ़ती गई सिटीज की, तब सेक्युलर ड्रामा में लोगों का इंटरेस्ट और भी बढ़ता गया। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या लिखा गया है इसमें। अब यहाँ लिखा गया है, एट द एंड ऑफ द मेडावल पीरियड व्हेन देयर वेयर स्टिल सम गिल्ड प्रोडक्शन आ रिवलरी डेवलप्ड बिटवीन द अमेचर एक्टर, आमतौर एक्टर, अमेट्योर एक्टर बोल सकते हैं या एमेच्योर एक्टर, जो भी आप बोल दें, एंड द न्यू प्रोफेशनल एक्टर विच स्टिमुलेटेड इंटरेस्ट इन द आर्ट ऑफ एक्टिंग इन द 16th century, द एलिजाबेथन स्टेज बिकम ऑलमोस्ट होली प्रोफेशनल एंड पब्लिक. Professional groups were performed which charged admission fees to allow audience to witness their performances. The new theatre groups devoted their entire time to the art and craft of play producing. तो अब ऐसा है कि जब मेडावल मध्यकाल की समाप्ति हो रही थी, तब क्या था कि उस समय में कुछ गिल्ड प्रोडक्शन ड्रामा के हमें देखने को मिलते थे, ठीक है। लेकिन उससे क्या हुआ कि जो उस समय के जो नॉर्मल एक्टर थे, जो कि नॉर्मल पीपुल थे, जो कि एक्टिंग का काम करते थे, और एक तरह से नॉर्मल पीपुल थे और एक तरह से प्रोफेशनल एक्टर भी उस समय में क्रिएट हो गए थे। अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ कि एक तरह से लड़ाई हुई, एक तरह से कंपटीशन बढ़ गया, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि अब जो प्रोफेशनल एक्टर आ रहे थे, उनको एक्टिंग में कुछ ज़्यादा ही मतलब इच्छा थी, उनकी चाहत कुछ ज़्यादा ही थी एक्टिंग में, ठीक है। और 16th सेंचुरी में क्या हुआ कि जब एलिजाबेथन स्टेज आया, तो यह एक तरह से ड्रामा के लिए एकदम प्रोफेशनल हो गया। अब ड्रामा एक तरह से पैसा कमाने का मीडियम हो गया, और यह एक तरह से एकदम पब्लिक हो गया। अब यह पूरा एकदम पब्लिक कह सकते हैं कि जनता के इस्तेमाल के लिए या फिर जनता को दिखाया जाने वाला एक नॉर्मल सा फॉर्मेट बन गया जब ये एलिजाबेथन का समय आया। एलिजाबेथ का जब शासनकाल चल रहा था, महारानी एलिजाबेथ का, उस समय में ड्रामा एकदम प्रोफेशनल और पब्लिक हो गया। अब जो ये प्रोफेशनल ग्रुप्स होते थे, जो कि पैसा कमाने के उद्देश्य से नाटक रचते थे, ड्रामाज बनाते थे या ड्रामा एक्ट करते थे, तो अब उन्होंने क्या किया कि लोगों के लिए लोगों से थोड़ी बहुत पेमेंट चार्ज करने लगे। जो ऑडियंस होते थे, जो ड्रामा देखते थे, जो दर्शक होते थे जो ड्रामा देखते थे, अब ये जो प्रोफेशनल ग्रुप्स थे, इन्होंने उनसे एडमिशन चार्ज करना शुरू किया। मतलब उनका कहना ये था कि भैया अगर आप मेरा ड्रामा देखेंगे तो आपको थोड़े बहुत पैसे तो देने ही होंगे। आया समझ में या नहीं आया? आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या होता है कि जो नए थिएटर ग्रुप्स बने थे एलिजाबेथ के शासनकाल में, एलिजाबेथ के शासनकाल में जो नए वाले थिएटर ग्रुप्स बने थे, वो अपना पूरा का पूरा समय केवल और केवल प्ले और प्रोड्यूसिंग में लगाते थे। मतलब ड्रामा, एक्टिंग, आर्ट, क्राफ्ट, यही सब चीज़ों में लगाते थे। आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आगे क्या है भाई? हाँ, यहाँ पर है, द आर्ट ऑफ एक्टिंग बिकम ए प्रोफेशनल ड्यूरिंग द Elizabethan period, which would furnish a good livelihood for the actor. Likewise, the production of plays at this time was a good financial venture. तो ऐसा है कि उस समय में जब एलिजाबेथन का शासनकाल चल रहा था, तो उस समय में एक्टिंग, आर्ट ऑफ एक्टिंग को अच्छा खासा भरण पोषण मिला। और उस समय में अब जो एक्टर बनने लगे, जब एलिजाबेथ का शासनकाल आया, उस समय में एक्टिंग का अच्छा खासा भरण पोषण हो रहा था। तो उस समय जो एक्टर बन रहे थे, उससे उनका जीवन काफ़ी अच्छा खासा चल रहा था, क्योंकि उस समय में जो ये जो प्रोडक्शन हो रहे थे प्लेज के, ये जो ड्रामाज के जो प्रोडक्शन हो रहे थे, अब वह एक अच्छा खासा फाइनेंशियल वेंचर हो चुका था। मतलब पैसा कमाने का एक अच्छा खासा साधन हो चुका था। The actors, usually young males
organized themselves into companies in which each of them would own a certain number of share. These companies were cooperative and self-governing and divided the profit from their performance. अब ऐसा है कि ये जो एक्टर्स होते थे, डिफरेंट डिफरेंट एक्टर्स, वो सब मिल जाते थे और ये अपने आप को ऑर्गेनाइज करते थे एक कंपनी में और अपना अपना पैसा लगाते थे और फिर ये एक्ट करते थे और एक्ट करने के बाद जो पैसा या प्रॉफिट जो इनको प्राप्त होता था वो उनको बराबर बराबर बांट लेते थे। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब द कंपनी वुड ईदर लीज और बिल्ड इट्स ओन थिएटर इन विच टू परफॉर्म, हायर मैन टू प्ले द माइनर पार्ट्स एंड गेट यंग अप्रेंटिस बॉय टू प्ले द फीमेल पार्ट्स इन द प्ले। अब क्या होता है कि ये जो कंपनी बनती थी जो कि अलग अलग लोगों के शेयर से बनती थी, अब इनके पास ड्रामा तो है एक्ट करने के लिए, लेकिन वो जगह तो होना चाहिए जहां पर ये ड्रामा को दिखाएंगे। तो अब ये क्या करते थे कि या तो लीज पर या फिर खुद का अपना थिएटर बना लेते थे और उसी में ये लोग ड्रामा परफॉर्म करते थे। उसके बाद ये लोग आदमियों को छोटे मोटे पार्ट्स के लिए हायर करते थे कि आओ भैया तुम मेरे कंपनी में, मेरे फैक्ट्री में काम करो और पैसे ले जाओ। उसके बाद फिर ये लोग यंग जो नौजवान लड़के होते थे उनको भी भर्ती करते थे अपने ड्रामा कंपनी में और कहते थे कि तुमको फीमेल पार्ट प्ले करना है, तुमको एक लड़की या महिला का रोल प्ले करना है। द इम्पोर्टेंट मेंबर्स ऑफ द कंपनी यूजुअली प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स। तो कंपनी का जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स होता था उसके लिए कोई एक डिफरेंट रोल फिक्स होता था। एग्जाम्पल, रिचार्ड बर्बेज वुड ऑलवेज प्ले द लीडिंग ट्रेजिक रोल्स। तो रिचार्ड बर्बेज करके एक एक्टर थे और ये कंपनी में काम करते थे, तो इनके लिए हमेशा एक रोल फिक्स होता था और वो था ट्रेजिक रोल, मतलब एक तरह से हीरो का रोल इन्हीं को मिलता था। वेयर आर सच एक्टर एज विलियम कैम्पे एंड रॉबर्ट एर्मिन वुड प्ले द कॉमिक रोल्स। तो एक तरह से विलियम कैम्पे भी हुए और रॉबर्ट एर्मिन भी एक तरह से एक्टर हुए, ये हमेशा कॉमिक रोल प्ले करते थे। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या डिस्कस करना है, किस लाइन को, किस स्ट्रांजा को डिस्कस करना है। तो यहाँ पर अब जो है यहाँ पर लिखा गया है प्ले वेयर ऑफन रिटेन फॉर अ पार्टिकुलर ट्रूप और कंपनी एंड ऑफन एट देयर डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ए प्ले राइट माइट रीड द फर्स्ट एक्ट टू द मेंबर ऑफ द कंपनी एंड, यहाँ पर प्ले राइट का मतलब हो गया दोस्तों नाटककार। मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया है, फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ। and accept their criticism and suggestion for changes. Consequently, many plays might be considered as the combined effort of the dramatist and actors. तो ऐसा है कि जो प्ले होते थे ना वो लिखे जाते थे, या जो ड्रामा होते थे ना, प्लेस को आप ड्रामा समझ लीजिए या थिएटर समझ लीजिए, एक ही है, ठीक है। पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया कि स्टार्टिंग समय में ड्रामा को प्ले ही बोला जाता था या गेम बोला जाता था। तो ये जो ड्रामा होते थे ना, ये पार्टिकुलर किसी कंपनी या ट्रुप के लिए लिखे जाते थे, या फिर ये जो ड्रामा होते थे किसी पार्टिकुलर कंपनी या किसी ट्रुप के डायरेक्शन पर लिखे जाते थे, ठीक है। और ये जो नाटककार होते थे ये क्या होते थे कि पहले एक्ट को समझते थे, कंपनी के डिमांड को समझते थे और उसके बाद वो उसके लिए ड्रामाज लिखते थे। और कभी कभी मेनी प्लेज, या कभी कभी क्या अक्सर क्या होता था कि जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेज या डिफरेंट डिफरेंट जो ड्रामा होते थे उसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर वो हिट होता था तो वो जो हिट होता था उसमें जो प्रयास होता था वो होता था ड्रामा लिखने वाला, ड्रामेटिस्ट का और एक्टर्स का। मतलब ड्रामेटिस्ट और एक्टर्स दोनों ही मिलके ड्रामा के अंदर जान डाल देते थे। और जो एलिजाबेथन स्टेज में जो थिएटर होते थे उसे हम प्रेजेंटेशनल थिएटर कहते थे। इन दैट there was no attempt to persuade the audience that there were not in the theater, and no attempt was made to create any dramatic illusion because there was a little scenery. Also, the actor could speak directly to the audience. The soliloquy speech spoken directly to the audience was a typical characteristic of Elizabethan drama. तो ऐसा है भैया कि जो उस समय में जो एलिजाबेथ के शासनकाल में जो थिएटर होता था उसको बोला जाता था प्रेजेंटेशनल थिएटर। और यहाँ पर कभी भी ये प्रयास नहीं किया गया कि ऑडियंस को ये दिखाया जाए कि वो खुद ही थिएटर में है। हमेशा ये दिखाया जाता था कि वो मतलब कि थिएटर में नहीं है, या फिर मतलब उनके साथ कोई ऐसा अटेम्प्ट नहीं किया जाता था जिससे कि उनको लगे कि वो खुद थिएटर में जो ड्रामा हो रहा है उसके अंदर मौजूद है।
जैसा कि अभी आप मूवी देखने जाएंगे तो आपको कभी कभी ऐसा लगेगा, अभी आप डॉल्बी एटमॉस सराउंड साउंड का कभी हॉल में आप सुने होंगे तो आपको कभी ऐसा लगता होगा कि ये जो घटनाएं घटित हो रही है फिल्म में वो मेरे आसपास हो रही है। तो इस तरह का कोई इल्यूजन, इस तरह का कोई भी भ्रम जो है ना एलिजाबेथन के थिएटर में नहीं किया गया था। एलिजाबेथन के शासनकाल में जो थिएटर होता था उसके शासनकाल में ऐसे थिएटर्स में ऐसा कुछ भी इल्यूजन या भ्रम क्रिएट नहीं किया गया था। इसलिए उनके जो शासनकाल में जो थिएटर होते थे उसे प्रेजेंटेशनल थिएटर कहा जाता था। और उसमें एक्टर्स जो है ना सीधे सीधे ऑडियंस को बोलता था, मतलब जो एक्टर्स जो वो क्या कहते हैं, जो एक तरह से कह ले कि जो अभिनेता होता था वो सीधे सीधे ऑडियंस से बातें करता था, अपना एक्ट उन्हें सीधा सीधा दिखाता था। और सोलिलोकाय जो फुसुर फुसुर की बातें होती थी वो भी सीधे सीधे ऑडियंस को सुनाई जाती थी, और यह एक तरह से टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक था एलिजाबेथन ड्रामा का। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। अब हम लोग बात करते हैं जेकोबियन ड्रामा की। Jacobean drama is quietly simply defined the drama that was written and performed during the reign of Elizabethan's successor James I। तो जेकोबियन ड्रामा को जो हम डिफाइन कर सकते हैं वो हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि ड्रामा वैसा ड्रामा जो कि लिखा गया एलिजाबेथ के शासनकाल के बाद और जेम्स वन के शासनकाल में काल के समय में। बट एज विद द एलिजाबेथन थिएटर इट इज मोर देन जस्ट द प्लेज रिटेन ड्यूरिंग द राइन ऑफ ए पार्टिकुलर मोनार्क like Elizabethan drama. Jacobean drama has its particular characteristic. The comic dramas of the Elizabethan theatre give way to harsh satire led by Ben Jonson. The Elizabethan tragic drama give way to an obsession with moral corruption and violent story of the revenge. तो ऐसा है कि जो एलिजाबेथन काल के समय में जो ड्रामा होता था वो बड़ा ही सिंपल था, ठीक है, आया समझ में। लेकिन जो जैकोबियन ड्रामा था इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिला, और जैकोबियन ड्रामा का अपना ही एक पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक था। जो कॉमिक ड्रामा जो कि एलिजाबेथन काल में लिखे गए थे और फ्लोरिश्ड हुए थे, तो यहीं से स्टार्ट होती है हार्श सेटायर वाले ड्रामा की। और हार्श सेटायर वाले ड्रामा को लेड किया था या एक तरह से कह ले कि नेतृत्व किया था बेन जॉनसन ने। ठीक है, इसने क्या किया था कि कुछ चेंजेस करके हार्श सेटायर वाले प्लेज लिखे थे। द एलिजाबेथन ट्रेजिक ड्रामा गिव वे टू एन ऑब्सेशन विथ मॉरल करप्शन। तो एलिजाबेथन के समय में जो ट्रेजिक ड्रामा भी लिखे गए थे उसी ड्रामा के बदौलत एक तरह से मोरल करप्शन और वायलेंट स्टोरीज वाले ड्रामा या वायलेंट स्टोरीज ऑफ रिवेंज वाले ड्रामा भी लिखे जाने लगे जेकोबियन ड्रामा के समय में, या जेकोबियन एज में, या जेकोबियन एज ड्रामा में ऐसे ड्रामा पब्लिश हुए। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। इन बोथ फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, कहाँ चला गया भाई, हाँ यहाँ पर, इन बोथ फॉर्म्स ऑफ ड्रामाज ऑफ द टाइम शो एज cynical and pessimistic outlook on life. Some of the most prominent of the Jacobean playwrights apart from Shakespeare are Johnson, Webster, Turner, Beaumont, Fletcher, Middleton, Raleigh, Marston, Hayward, Ford and Dekker। तो ऐसा है कि भैया ये जो लिखा गया ना ये सब नाम है किसके, जैकोबियन के शासनकाल में, जेम्स फर्स्ट के शासनकाल में जो ड्रामाटिस्ट हुए ये सब उनके नाम है। तो ऐसा है कि ये जो शेक्सपियर थे, मेनली शेक्सपियर ही सबसे बड़े ड्रामाटिस्ट हुए, और अगर सही मायने में कहा जाए तो ड्रामा को एक वे इसी शेक्सपियर ने दिया था। ड्रामा शेक्सपियर के आने से पहले एक तरह से बस एक तमाशा था, बस एक नॉर्मल सी चीज़ थी, लेकिन जब शेक्सपियर मार्केट में उतरा तो शेक्सपियर ने ड्रामा को फुल्ली नोट वर्दी बना दिया या मनी वर्दी बना दिया, कि फुल्ली पैसा वाला बना दिया कि भैया इसको आप प्ले करोगे तो आपको पैसा मिलेगा। तो शेक्सपियर जो था ये था एलिजाबेथ के मरने के काल के समय और जेम्स फर्स्ट के स्टार्टिंग काल में, मतलब शासन काल के स्टार्टिंग में। तो शेक्सपियर के बाद जो फेमस प्ले राइट्स हुए, जो फेमस ड्रामाटिस्ट हुए जैकोबियन समय में, वो थे जॉनसन, वेबस्टर, टॉर्नियर, बेमोंट, फ्लेचर, मिडलेटन, रॉली मार्स्टन, हेवॉर्ड, फोर्ड और डेकर। जेम्स इनहेरिटेड ए होल इंग्लिश ड्रामा कल्चर। तो ये जो जेम्स थे ना, इन्होंने एक पूरा का पूरा एक इंग्लिश ड्रामा का कल्चर ही डेवलप कर दिया। द इंग्लिश थिएटर वाज थ्रिविंग एज वेल एज एनी इंडस्ट्री ऑफ द टाइम, कंप्लीट विथ अबाउट 20 लंदन थिएटर एंड स्कूल्स ऑफ प्ले राइट फीडिंग देम विथ न्यू मटेरियल एवरी वीक। अब ऐसा है कि जो इंग्लिश थिएटर था अब उस समय में, अब ये फुल्ली नोट वर्दी हो गया, फुल्ली मनी वर्दी हो गया, और यह जो
इंग्लिश थिएटर की जो इंडस्ट्री थी यह जितना फल फूल रहा था उतना कुछ भी लंदन में या इंग्लैंड में फल फूल नहीं रहा था, ठीक है। और यह जो है ना उस समय में जैकोबियन के समय में टोटल लंदन शहर के अंदर 20 बड़े बड़े थिएटर्स खोल दिए गए थे और रोज के रोज डिफरेंट डिफरेंट ड्रामाटिस्ट आ रहे थे और नंबर्स ऑफ प्लेज, नंबर्स ऑफ ड्रामाज रोज के रोज वहाँ परफॉर्म किए जा रहे थे। आई होप आप लोग इसको पूरे अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसको क्लियर करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। By the time James comes to the throne, the theatre had become a favorite leisure activity in London. But the appetite of the theatre-going public were changed. Appetite, audience एपेटाइट होना था, ऊपर में एपेटिट बोल दिया मैंने, ये एपेटाइट होगा, ठीक है। ऑडियंस लव द ह्यूमर एंड द मेनी ह्यूमन सिचुएशन, द ट्रेजिक एंड द कॉमिक ड्रामाज that were unfolding before them on stage. But as the time went on, the playwrights reading the audience's changing appetite felt the need to give them even more realistic representations of the society of which they were a part. अब ऐसा है कि जब जेम्स फर्स्ट गद्दी पर बैठा, शासनकाल जब उसका आया, तो थिएटर जो है ना वो एक तरह से फेवरेट लीजर एक्टिविटी हो गया था लंदन में। इंग्लैंड शहर के लंदन में थिएटर में जाना, ड्रामा देखना एक फेवरेट लीजर एक्टिविटी हो गया। मतलब खाली समय में लोग लंदन में क्या करते थे, तो ड्रामा जाके देखते थे, ठीक है। अब उस समय में क्या हुआ था कि जो लोग थिएटर देखने जाते थे वो तो ठीक था, लेकिन लोग जो थिएटर में देखना चाहते थे उसकी जो भूख थी ना बदल रही थी। वो चाहते थे कि अब कुछ नया दिखाया जाए, ठीक है, वो कुछ नया खोज रहे थे। ऑडियंस लव द ह्यूमर एंड द मेनी ह्यूमन सिचुएशन। अब जो ऑडियंस थे, जो दर्शक थे, जो कि ड्रामा देखते थे, देखना चाहते थे, वो अब जो है ना वो ह्यूमन, मानव से संबंधित सिचुएशन को देखना चाहते थे, ठीक है। वो मानव से संबंधित ट्रेजेडी देखना चाहते थे, मानव से संबंधित कॉमिक ड्रामाज देखना चाहते थे, ठीक है। और ऐसा ही हुआ और उनके सामने ऐसे ही ड्रामाज को अनफोल्ड किया गया, उनके सामने स्टेज पर ऐसे ही ड्रामा को अनफोल्ड किया जाता था, किया गया, ठीक है। अब उस समय में क्या हुआ कि जो डिफरेंट डिफरेंट प्ले राइट्स थे, जो ड्रामेटिस्ट थे, अब वो उस समय के ऑडियंस की भूख को भी समझने लगे और ऑडियंस का जो माइंड चेंज हो रहा था उसको भी वो समझने लगे। अब वो समझ रहे थे कि ये जो है ना इस ड्रामा को और भी रियलिस्टिक बनाना होगा और सोसाइटी के सामने लाना होगा। जिस सोसाइटी में मनुष्य रहता है उसी सोसाइटी के इर्द गिर्द इस ड्रामा को भी घुमाना होगा। जैसा कि अभी आप लोग आज फिल्म देखते हैं ना, फिल्म यह बिल्कुल रियलिस्टिक होता है, ठीक है। और यह भी फिल्म भी एक तरह से ड्रामा ही है और इसे हम लोग इवॉल्व्ड फॉर्म ऑफ ड्रामा कहते हैं। आप लोग इसको एकदम नोट करके रखिए, इवॉल्व्ड फॉर्म ऑफ ड्रामा, ठीक है। अब है towards the end of the Elizabethan reign, the plays were becoming more easy of human situation, were becoming more exaggerated. Extreme violence was being portrayed on the stage. The playwrights were focusing on the human being's capacity for selfishness and exaggerating such renaissance forces as human ambition and its effect. तो जब एलिजाबेथन का शासनकाल समाप्त होने लगा तो फिर उस समय जो प्ले, जो ड्रामाज लिखे जा रहे थे वो ह्यूमन सिचुएशन के अकॉर्डिंग लिखे जाने लगे, ठीक है। और उस समय जो ड्रामाज लिखे गए जो कि ह्यूमन सिचुएशन के अकॉर्डिंग लिखे जा रहे थे उसमें एक्सट्रीम वायोलेंस दिखाया गया। वायोलेंस का मतलब हो गया कि दंगा फसाद दिखाया जाने लगा। और जो ड्रामेटिस्ट होते थे वे जो है ना ह्यूमन बींग्स, मानव की जो सेल्फिशनेस होती थी उसको दिखाने लगे, मानव की जो स्वार्थीपना होती थी, मानव का जो स्वार्थीपन होता था उसको वो लोग अब स्टेज पर दिखाने लगे थे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब जो है ना ड्रामाटिस्ट इविल, नेचर ऑफ इविल, जो प्रकृति के अंदर जो क्रूरता है, प्रकृति के अंदर जो मनुष्य में जो क्रूरता है उसको दिखाने लगे, ठीक है। और मनुष्य की जो एक्सट्रीम बिहेवियर है, मनुष्य का जो एकदम खराब या एकदम इंटरनल बिहेवियर है उसको भी अब प्ले राइट्स, जो ड्रामेटिस्ट जो है वो अब स्क्रीन पर दिखाने लगे थे। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। भाई एक ही क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा हो गया, पता नहीं आगे और कितने क्वेश्चंस हैं, आप लोग तो परेशान हो जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि ये 3 नहीं अब 4 वीडियो कर दूं क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि ये बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ, हाँ अब स्टार्टिंग यहाँ पर आ गया है, यहाँ से अब हमें बताना। ऑडियंस फ्लॉक्ड इनटू द सी, सॉरी ऑडियंस फ्लॉक्ड इनटू सी दोज representation of the society in which they lived, dramatized in exciting titillating stories full of sex and violence। अब जो ऑडियंस थे, जो दर्शक थे, जो ड्रामा देख रहे थे, देखना चाह रहे थे, वो अब सोसाइटी के रिप्रेजेंटेशन को देख रहे थे जिसमें वो रहते हैं, ठीक है। और वो देखते थे कि
मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं ऑडियंस जो ना सेक्स से भरी हुई लाइफ को देखना चाह रहे थे ड्रामा में, वायलेंस दंगा फसाद देखना चाह रहे थे, एकदम अजीबो गरीब स्टोरीज को देखना चाह रहे थे और उनके सामने ऐसा ही प्रदर्शित किया गया। मतलब सेक्स से भरी स्टोरीज को एक तरह से ड्रामा के सामने रख दिया गया, ड्रामा के स्टेज पर रख दिया गया। एंड सो वी हैव सच प्लेज एज जॉन वेबस्टर्स द वाइट डेविल एंड द डचेज ऑफ मल्फी। और इस तरह का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जॉन वेबस्टर्स के द्वारा लिखी गई द वाइट्स डेविल द डचेज ऑफ मल्फी विद देयर हाईली इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स perpetrating crime and act of violence in the pursuits of these ambitions. At final, a final almost separate feature of Jacobean theatre sprang from a passion of the king and queen, the musical drama, and so the Jacobean theatre is full of masques, dramas with music and elaborate sets, and here again the finest example of Jacobean masque is Shakespeare's The Tempest. तो ऐसा है कि जब अंतिम समय मतलब एक तरह से कह ले कि अंतिम एक तरह से लास्ट कह सकते हैं, लास्ट अगर चेंज हमें देखने को मिला तो वो हमें देखने को मिला जैकोबिन काल में म्यूजिकल ड्रामा के तौर पर। मतलब जैकोबिन काल में एक नए ड्रामा के स्टार्टिंग में म्यूजिकल ड्रामा, मतलब हम कह सकते हैं कि ड्रामा में म्यूजिक को भी ऐड कर दिया गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता था कि जो जैकोबिन थिएटर होते थे उसमें पूरे मैस्क्यूज भरे होते थे, फुल ऑफ मैस्क्यूज। तो फुल ऑफ मैस्क्यूज का मतलब वैसा ड्रामा जिसमें म्यूजिक हो, डायलॉग्स हो और एक अच्छे खासे सेट्स लगाए जाए। और इसका एक अच्छा खासा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है जैकोबिन मैस्क्यू का, शेक्सपियर का लिखा हुआ द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट जो शेक्सपियर ने लिखा जैकोबिन मैस्क्यू का एक अच्छा खासा उदाहरण है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अब है कैरोलिन थिएटर के बारे में। ठीक है, कैरोलिन थिएटर, मैं ऊपर क्यों ले जा रहा हूँ भाई, मुझे तो नीचे ले जाना चाहिए। हाँ, कैरोलिन थिएटर। तो जैकोबिन के बाद आया कैरोलिन। चार्ल्स द्वितीय का शासनकाल कैरोलिन का शासनकाल कहलाया, कैरोलिन्स एज कहलाया। ठीक है, कैरोलिन थिएटर अनक्वेश्चनेबिलिटी सॉ ए फॉलिंग ऑफ after the peak achievement of William Shakespeare, Ben Jonson through some of their successor, especially Philip Messenger, James Shirley and John Ford carried on to create interesting even compelling theatre in recent year. The comedies of Richard Brome have gained in critical recognition. तो ऐसा है कि जब कैरोलिन का शासनकाल आया, जेम्स का शासनकाल जब चला गया, जैकोबिन इरा जब चला गया, तब कैरोलिन इरा जब आया जिसमें चार्ल्स द्वितीय का शासन आया, तो उस समय क्या हुआ कि ये जो थिएटर था ना इसमें एक फॉलिंग ऑफ देखा गया। थिएटर धीरे धीरे बंद हो गए, मतलब थिएटर में फॉलिंग ऑफ देखा गया और कुछ नया चेंजेस हमें कैरोलिन एरा में थिएटर में या ड्रामा में देखने को नहीं मिला। हालांकि जब जैकोबिन एरा चल रहा था उस समय ड्रामा जो है एक तरह से पीक अचीवमेंट पर था, अपने चरमोत्कर्ष पर था। और उसके पीछे जो एक तरह से ड्रामेटिस्ट थे वो थे विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन या फिर उसके आगे वाले फिलिप मैसेंजर, जेम्स शिरले, जॉन फॉर्ड। तो इन लोगों ने लोगों के अंदर एक तरह से इंटरेस्ट क्रिएट किया था और थिएटर के अंदर भी इंटरेस्ट क्रिएट किया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक तरह से अचानक से सडन टेक ऑफ हुआ, सडन शो ऑफ हो गया और कैरोलिन के शासनकाल में थिएटर को कोई भाव नहीं मिला। थिएटर को क्लोज कर दिया गया था कैरोलिन के शासनकाल में। एक्चुअली द थिएटर वेयर क्लोज फॉर ए लॉन्ग टाइम बिकॉज ऑफ द प्लेग इन 1638-39 although after the long parliament officially closed them for good in 1642 private performance were continued at the same period public one। तो ऐसा है कि थिएटर को क्यों क्लोज किया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि थिएटर को अचानक से क्लोज कर दिया गया था। इसमें एक तरह से शो ऑफ देखने को मिला। इसके पीछे का कारण ये था कि जो उस समय में चार्ल्स द्वितीय थे उन्होंने थिएटर को बंद करवा दिया था, क्योंकि उस समय में लंदन शहर के अंदर प्लेग नाम की एक बीमारी फैल गई थी और वो फैल गई थी 1 साल के लिए। तो इससे क्या हुआ था कि एक तरह से थिएटर क्लोज हो गया था, पार्लियामेंट भी बहुत समय तक क्लोज रहा और ये बाद में ओपन हुआ था 1642 के आसपास में। तो इस दरमियान क्या होता है कि जब थिएटर बंद रहेगा तो ड्रामा कैसे होगा, ड्रामा परफॉर्म, जैसे कि अभी कोविड-19 में लॉकडाउन लग गया था, सारा काम बंद हो गया था। अभी भी देख रहे हैं कि इंडिया इकोनॉमी बहुत नीचे चल रही है, जीडीपी नीचे, तो ये सारा मुद्दा था। पूरा इंडिया नहीं, पूरा वर्ल्ड ही अभी इस समस्या से, तो पूरा वर्ल्ड ही एक तरह से पैक हो गया था। तो प्लेग के आने से इसी तरह इंग्लैंड का लंदन शहर पैक हो गया था और इंग्लैंड में सारे थिएटर्स को बंद कर दिए गए थे। इस वजह से कैरोलिन एज में थिएटर या ड्रामा एक तरह से बैठ गया। जितना भी अचीवमेंट ड्रामा ने मतलब हासिल किया था, ड्रामा को जितना भी अचीवमेंट मिला था वो सब खत्म हो गया था। लेकिन
थोड़ा बहुत ड्रामा प्राइवेट परफॉर्मेंस में दिखाया जाता था, और कहीं कहीं पब्लिक वंस में भी, पब्लिक प्लेस पर भी कभी कभी उस समय दिखाया जाता था। ठीक है, आई होप आप लोग इसको एकदम क्लियर से समझ गए होंगे, आपको ये समझने में भी अच्छा लगा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। अब इंग्लिश रीस्टोरेशन कॉमेडी, रीस्टोरेशन पीरियड 17th एंड 18th सेंचुरी ड्रामा। तो ये है कि रीस्टोरेशन कॉमेडी रिफर्स टू इंग्लिश कॉमेडीज रिटेन एंड परफॉर्म्ड इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द रीस्टोरेशन पीरियड फ्रॉम 1660 टू 1710। कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज यूज्ड एज सिनोनिम ऑफ रीस्टोरेशन कॉमेडी। तो ऐसा कि रीस्टोरेशन कॉमेडी जो है ना, इसको इंग्लिश कॉमेडी के तौर पर जाना जाता है। और ये कब रिफर और परफॉर्म किया गया, परफॉर्म और रिटर्न किया गया, तो वो लिखा और परफॉर्म किया गया, तो वो था 1660 से 1710। इस बीच में जो भी कॉमेडी परफॉर्म किए इस बीच में जो भी ड्रामाज परफॉर्म किए गए उसे हम रीस्टोरेशन कॉमेडी के तौर पर जानते हैं। उस समय में सबसे ज़्यादा जो कॉमेडी परफॉर्म किया गया, या एक तरह से कह लें कि ड्रामा परफॉर्म किया गया, उसे रीस्टोरेशन कॉमेडी की संज्ञा दी गई। ठीक है, या कॉमेडी ऑफ मैनर्स कहा गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि रीस्टोरेशन पीरियड में ड्रामा का एक नया फॉर्म आया, जिसे हम रीस्टोरेशन कॉमेडी कह सकते हैं, या कॉमेडी फॉर्म ऑफ ड्रामा कह सकते हैं। ठीक है, तो आफ्टर पब्लिक थिएटर हैव बीन बैंड बाय पुरितन रिजाइन, द रीओपनिंग ऑफ द थिएटर इन 1670 विद द रीस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकेंड साइंड अ रेनेसा ऑफ इंग्लिश ड्रामा। ओ सॉरी, ऊपर में मैंने एक मिस्टेक बताया है। जो ड्रामा, ये जो कैरोलिन का जो क्या कहते हैं एरा था, उसमें जो राजा था शायद चार्ल्स फर्स्ट था। ठीक है, चार्ल्स फर्स्ट था, बाद में आया था चार्ल्स सेकेंड, और इसने इंग्लिश ड्रामा को रीस्टोर किया था। ऊपर में मैंने गलत बता दिया है, चार्ल्स फर्स्ट आप लोग इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ कि जब पब्लिक थिएटर को बैन कर दिया गया था, पुरितन जो साम्राज्य था उसकी ओर से, चार्ल्स फर्स्ट का जो साम्राज्य था ना, उसी को पुरितन साम्राज्य कहा गया था। ठीक है, तो पुरितन साम्राज्य की ओर से जब थिएटर को बैन कर दिया गया था, तब 1660 में फिर से पूरे के पूरे थिएटर्स को खोला गया था चार्ल्स द्वितीय के द्वारा, क्योंकि उस समय प्लेग हैजा ऑलमोस्ट समाप्त हो गया था। और यहीं से क्या हुआ कि रीस्टोरेशन कॉमेडी की शुरुआत हुई, या फिर एक नए फॉर्म ऑफ ड्रामा की शुरुआत हुई। और ये जो रीस्टोरेशन कॉमेडी है, यह पॉपुलरली जाना जाता था सेक्सुअल एक्सप्लिसिटनेस के लिए, अर्बन के लिए, कॉस्मोपॉलिटन विट के लिए, और अप टू द मिनट टॉपिकल राइटिंग के लिए, और क्राउडेड एंड बस्टलिंग प्लॉट्स के लिए ये रीस्टोरेशन कॉमेडी जाना जाता था। इट्स ड्रामेटिस्ट स्टॉल फ्रीली फ्रॉम द कॉन्टेम्प्रेरी फ्रेंच। इसके जो ड्रामेटिस्ट थे, मतलब इस समय के जो ड्रामेटिस्ट हुए, वो क्या करते थे कि अपना जो कंटेंट है वो या तो फ्रेंच से चुरा लेते थे, या स्पेनिश स्टेज से चुरा लेते थे, जैकोबिन एरा से कुछ चुरा लेते थे, कैरोलिन एरा के कुछ प्लेस से चुरा लेते, और यहाँ तक कि ग्रीक और रोमन जो कॉमेडीज या ग्रीक और रोमन जो ड्रामाज लिखे गए थे, वहां से भी कुछ कुछ कंटेंट ये लोग चुरा लेते थे। ठीक है, और उन सबको चुरा करके कंबाइन करते थे, और एक नया ही फॉर्म तैयार कर देते थे ड्रामा का। ठीक है, और नया ही प्लॉट लाइंस तैयार कर देते थे एडवेंचरस वेज में। और इस तरह का डिफरेंस जो है ना, एक तरह से लोगों को क्या करता था, लोगों को एक तरह से अट्रैक्ट करता था। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन अ सिंगल प्ले वेयर अप्रिसिएटेड रेदर देन फ्रॉन्ड ऑन एज द ऑडियंस प्राइज्ड वैरायटी विद इन एज वेल एज बिटवीन प्ले। तो इस तरह से लोग जो है ना, एक तरह से अट्रैक्ट होते थे इस तरह के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे में कहाँ पर क्या लिखा गया, हाँ यहाँ पर, ये सब तो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, हाँ, रीस्टोरेशन कॉमेडी पीक्ड ट्वाइस। तो रीस्टोरेशन कॉमेडी दो बार चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। पहला है मिड 1670 का। ठीक है, और यह एरिस्टोक्रेटिक कॉमेडीज की वजह से पीक पर पहुंचा था। 20 वर्ष के गोल्डन पीरियड में एक महिला, एक तरह से प्ले राइट भी, महिला ड्रामेटिस्ट भी, एफ्रा बेन, इन्होंने 1680 में एक अच्छा खासा, मतलब एक तरह से ड्रामा लिखा। ठीक है, और ये काफ़ी फेमस हुआ। और 20 वर्षों 1670-80 के बीच में, मतलब 1670 के बीच में एक बार रिस्टोरेशन कॉमेडी पीक पर पहुंचा था एरिस्टोक्रेटिक कॉमेडी की वजह से। फिर बाद में 20 वर्ष का एक गैप रहा। ठीक है, 1670 1690 ये रिस्टोरेशन कॉमेडी का या ड्रामा का एक नए फॉर्म कॉमेडी का पीक था। ठीक है,
यहाँ पर ये एकदम चरमोत्कर्ष पर था, काफी फल फूल रहा था। इस बीच में 20 वर्ष में कुछ नया नहीं लिखा गया, लेकिन इस बीच में 1680 में एक बहुत फेमस ड्रामेटिस्ट हुई, महिला ड्रामेटिस्ट, जिसका नाम था एफ्राबेन, ठीक है। तो इनके कुछ ड्रामा इस बीच में पब्लिश हुए, लेकिन ये वाला जो पहला वाला पीक था कॉमेडी का, ये बहुत ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया, लेकिन बाद में जो 1690 में जो पीक आया, ये काफ़ी लंबा टिका था, ठीक है। अब आगे पढ़ता हूँ, आगे समझाता हूँ आप लोगों को। द कॉमेडीज ऑफ द गोल्डन 1670 एंड 1690 पीक्स टाइम आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये तो बताने वाला है ही नहीं। ड्यूरिंग द सेकेंड वेव ऑफ रिस्टोरेशन कॉमेडी इन 1690, द सफर कॉमेडीज ऑफ विलियम कॉन्ग्रेव एंड जॉन Van Bruggen set out to appeal to more socially diverse audience with a strong middle class element as well as the female spectators. The comic focus shift from young lovers outwitting the older generation to the vicissitude of marital relations. विसिसिट्यूड मतलब उलटफेर होता है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो ऐसा कि जो सेकेंड वेव आया रिस्टोरेशन कॉमेडी का, जिसमें ये पीक पर था 1619 में, तो इसको पीक पर पहुंचाया था विलियम कॉन्ग्रेव ने और जॉन वैन ब्रुग ने, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था कि एक तरह से मिडिल क्लास एलिमेंट को पकड़ा था, और इन्होंने अपने ड्रामा के अंदर मिडिल क्लास एलिमेंट को डाला। इससे मिडिल क्लास लोग जो थे ना, मध्यम वर्ग के परिवार के लोग, इन दोनों के ड्रामा की ओर आकर्षित हुए, और यहाँ तक कि महिलाएं भी इनके ड्रामा की ओर आकर्षित हुई। और इससे क्या हुआ कि ये जो एक तरह से ड्रामा था ना, ये एक तरह से इसमें एक चेंज देखने को मिला। चेंज ये देखने को मिला कि उस समय में जो ड्रामा सेक्सुअल चीज़ों को मैटर करके बनाया जाता था, या फिर यंग लवर्स को मैटर करके बनाया जाता था, तो अब इसमें थोड़ा चेंज देखने को मिला। और वो मिला कि अब बूढ़े और बूढ़ियों के प्रेम कहानियों को भी ड्रामा के अंदर दिखाया जाने लगा, और इसको काफ़ी लोगों ने पसंद किया। और इससे क्या हुआ कि एक ऑडियंस डाइवर्स हुआ, और इस तरह से मिडिल क्लास लोग भी ड्रामा की ओर आकर्षित हुए, और यहाँ तक कि महिलाएं भी ड्रामा की ओर आकर्षित हुई। आई होप इसको आप लोग समझ गए होंगे। अब है 5 मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न ड्रामा, प्रोसेनियम या पिक्चर फ्रेम स्टेज और 19th एंड 20th सेंचुरी ड्रामा, ठीक है। इतना समझ में आया? आई होप समझ में आ गया होगा। ये है आपको द पाइवोटल एंड इनोवेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ द 19th सेंचुरी Norwegian dramatist Henrik Ibsen and the 20th century German theater practitioner Bertolt Brecht dominate modern drama. Each inspired a trade of imitators which include many of the greatest playwrights of modern era. तो ऐसा है कि जो 19वीं और 20वीं शताब्दी का जो ड्रामा था, उसको नॉरिस किया, उसका भरण पोषण किया हेनरिक इब्सन नाम के ड्रामाटिस्ट ने, और जर्मन थिएटर के एक प्रैक्टिशनर बर्टोल्ट ब्रेस्ट ने। अब बर्टोल्ट ब्रेस्ट के बारे में आगे पढ़ेंगे। इन्होंने एक नए थिएटर का निर्माण किया था जिसका नाम था इपिक थिएटर। आगे मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल मुद्दे पर आते हैं। तो ये जो 19th और 20th सेंचुरी में ड्रामा का अगर भरण पोषण किसी ने किया, तो उसमें 2 नाम सबसे पहले आता है, और पहला नाम है इब्सन का। 19th सेंचुरी में इब्सन हुए, हेनरिक इब्सन, ठीक है, और ये नॉर्वे के रहने वाले थे। और दूसरा नाम हुआ जर्मन का रहने वाला था ये, या जर्मन के रहने वाले थे ये, और ये जर्मन थिएटर प्रैक्टिशनर थे। जर्मन में थिएटर में ये प्रैक्टिस करते थे, और थिएटर में डायरेक्शन देने का काम करते थे। ये थे बर्टोल्ट ब्रेस्ट। इन दोनों ने ही मॉडर्न ड्रामा की शुरुआत की, और ईच इंस्पायर्ड ए ट्रेड ऑफ इमिटेटर्स विच इंक्लूड मेनी ऑफ द ग्रेटेस्ट प्ले राइट्स ऑफ द मॉडर्न इरा। तो इन दोनों ने मिलकर के मॉडर्न इरा, अब जो आधुनिक जमाना है, उनके कई ड्रामेटिस्ट को एक तरह से मोटिवेट किया, ठीक है। द वर्क ऑफ बोथ प्ले राइट्स आर इन देयर डिफरेंट वे। दोनों ही प्ले राइट्स ने अलग अलग तरीके से अपने प्लेज लिखे, अलग अलग तरीके से अपने ड्रामाज लिखे। जो नॉर्वे का रहने वाला हेनरिक इब्सन था, ये मॉडर्निस्ट था, और जो ये जर्मन प्रैक्टिशनर थे बर्टोल्ट ब्रेस्ट, ये एक रियलिस्ट थे। इन दोनों ने मिलकर एक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन किए, और इन्होंने क्या एक तरह से समाज की बुराइयों को दिखाया, समाज में मौजूद जो कुरीति है उसको ड्रामा के माध्यम से दिखाया, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इन दोनों ने एक तरह से मॉडर्न ड्रामा को फ्लोरिश किया, मॉडर्न ड्रामा का भरण पोषण किया। इब्सन्स वर्क हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज कुल्मिनेशन ऑफ लिबरल ट्रेजेडी। इब्सन का जो ड्रामा था उसको लिबरल ट्रेजेडी के तौर पर देखा गया, जबकि जो ब्रेस्ट का ड्रामा था इसको एक हिस्टोरिकल कॉमेडी के तौर पर देखा गया। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे, और बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है।
इसको मैं इरेज कर देता हूँ। एक ही क्वेश्चन करवा पाया मैं, बहुत टाइम हो गया, ठीक है। आई होप ये 1-1.5 घंटे का सेशन हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 या 1:30 बज रहा है अभी, तो ये बहुत लंबा चौड़ा हो गया है, ठीक है। इस वजह से अब इस वीडियो को यहीं मैं एंड करूंगा, और बाकी जो क्वेश्चंस है मैं इसको आगे की सीरीज में बताऊंगा। बहुत लंबा हो गया है वीडियो, अगर इससे आगे पढ़ाऊंगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे। क्वेश्चन एक था, लेकिन आप लोग याद रखिए कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स दिए गए हैं। अगर आपसे पूछेगा कि मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न ड्रामा पर एक नोट लिखिए, तो आप लोग लिख सकते हैं। रोमन क्लासिकल थिएटर पर नोट लिखिए, लिख सकते हैं। ग्रीक थिएटर पर नोट लिखिए, तो आप लोग लिख सकते हैं। आपसे पूछ सकता है मिडिल एज ड्रामा पर नोट लिखिए, तो आप लिख सकते हैं। रेनेसां ड्रामा पर एक नोट लिखिए, तो आप लिख सकते हैं। या फिर बोलेगा कि डिस्क्राइब अबाउट रेनेसां ड्रामा, तो ऐसा कुछ भी आपसे पूछेगा तो आप लोग इसको कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या आप लोग इसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको बोलेगा कि एक तरह से आप मान लीजिए आपको ये पूछ लेगा कि आप डिफरेंट स्टेज के बारे में बताइए कि कैसे जो ड्रामा है वो इनिशिएंट एज से मॉडर्न एज तक पहुंचा, डिफरेंट स्टेज क्या था इसमें, तो वो सारी बातें आप एक ही क्वेश्चन के आंसर से कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं कहाँ पर, तो इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम की आईडी है मोहनीश आर्यन, मोहनीश आर्यन, नीचे में एक छोटा सा स्लैश है, ठीक है। यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आप लोगों के लिए अवेलेबल होगा एक ई बुक फॉर्मेट में, ई बुक या फिर पेपर बैक फॉर्मेट में। जो चाहे पेपर बैक ले सकते हैं, ठीक है। पेपर बैक फॉर्मेट में भी अवेलेबल होगा, ई बुक फॉर्मेट में भी अवेलेबल होगा। तो ई बुक फॉर्मेट में अमेजन पे होगा, पेपर बैक फॉर्मेट में भी अमेजन पे ही आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा, या फिर व्हाट्सएप करके भी आप लोग ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन रिमेंबर द पॉइंट दैट कि यह फाइल सिर्फ रीडेबल होगा, ठीक है। आप इसे रीड तो कर सकते हैं, लेकिन आप इसको डाउनलोड या फिर किसी अन्य तरीके से, गलत तरीके से इसका यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।